Very good afternoon to everyone who is visiting with us. First of all, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी जो विलम्ब हुआ है उसके लिए, और ये इंटेंशनल नहीं था। एक्चुअली आप जानते हैं कि सर बहुत ही व्यस्त रहते हैं और हम बहुत ही ग्रेटफुल हैं कि सर हमारे पास आज आप आए हैं। और आप लोग उनको वैसे तो बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मैं पहले तो बताना चाहूँगी कि सर के बारे में लिटिल बिट, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग क्या प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, इस समय का जो माहौल है वो बहुत ही गंभीर है कई चीज़ों को लेके, और साथ में शायद शिक्षा का भी माहौल बहुत ही गंभीर है। इस समय जो शिक्षा के ऊपर वार्तालाप चल रहा है उस पर भी सर शायद कुछ कमेंट करें, अगर हमसे रिक्वेस्ट करेंगे तो। जैसे कि फीस नहीं आ रही है स्कूलों के पास, और पेरेंट्स के अपने कारण है ना देने के, और इधर स्कूल्स को टीचर्स की सैलरी देना बहुत ही ज़रूरी है। तो शिक्षा के ऊपर बहुत भारी एक इसका प्रभाव पड़ रहा है, जो कि जाने अनजाने में हमको अफेक्ट कर रहा है। तो इश्यूज बहुत सारे हैं कोविड से लेके। तो क्या इस जो समस्या है इससे हम कुछ सीख सकते हैं, और यदि सीख सकते हैं तो वो क्या है, और क्या चैलेंजेस हैं, और साथ साथ हमारी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस समय का माहौल देखते हुए। मुझे तो लगता है कि किसी भी क्राइसिस में जब हम रहते हैं और उससे निकलते हैं तो हमें बहुत सारे नए लेसन्स मिलते हैं। तो शायद हम लोग सब लोग ये फील कर रहे होंगे कि इसमें भी बहुत सारी नई चीज़ें हमने सीखी हैं, नए डायरेक्शंस को हमने उनका एहसास किया है, और सर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या चेंजेस हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं तो स्टेटस को नहीं रहता, माने एक नए स्तर पे एजुकेशन को लाना है। वो स्तर पे लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जिससे कि हर जने को, हर बच्चे को एक बहुत ही अच्छी शिक्षा मिल पाए, और उसके लिए क्या डायरेक्शंस लिए जा सकते हैं आज के दिन और आने वाले भविष्य में। तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, मेरे बहुत एमिनेंट गेस्ट हैं यहाँ पर मेरे साथ, इन्होंने अग्री किया बोलने के लिए। मैं बहुत ही विनम्रता से उनका स्वागत करती हूँ इस मंच पर, और ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजी पर, क्योंकि ये हम सबके लिए एक बहुत ही नवीन तरीका बन गया है एक दूसरे से जुड़ने का। लास्ट ईयर मैंने सर को इनवाइट किया था, एक कॉन्फ्रेंस हम होस्ट करते हैं एजुकेशनल लीडरशिप, तो उसमें सर आए थे, और हमको कम से कम एक बार दिल्ली जाना पड़ा सर को बुलाने। 2-3 लोग रिक्वेस्ट करने के लिए गए सर से, और फिर सर को फ्लाई करके लखनऊ आना पड़ा, और अपना काफ़ी समय देना पड़ा। और यहाँ पर एक फ़ोन कॉल पे तय हो गया कि हम लोग ये सब कर सकते हैं, तो बहुत टाइम सेव हुआ। और एक चीज़ और बहुत नवीन ये बात है कि यहाँ पर हम हज़ारों लोगों को संबोधित कर सकते हैं, जो पहले ये हम लोग सोच नहीं पा रहे थे कि इसको कैसे यूज़ करें, इस टेक्नोलॉजी को। तो मैं जैसे कि सर को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। सब लोग जानते हैं सर को, लेकिन फिर भी ये सर 1999 बैच ऑफिसर इंडियन रेलवेज पर्सनल सर्विस के रहे हैं, और एक सीनियर एमिनेंट ब्यूरोक्रेट रहे हैं, जो कि 2017 में इनका as CBSE का secretary. So I'd like to say this in English and Hindi, and I think most of the session we are going to learn in both languages for the benefit of people who are not proficient in their English, rather in their Hindi as much, for example, people in the South. So I'd like to say that a 1998 batch officer of Indian Railway Personnel Service, IRPS, and a senior eminent bureaucrat, Shri Anurag Tripathi, was appointed as the CBSE secretary in 2017. In these short 3 years, Shri Tripathi ji has brought about a sea change in the CBSE education at all levels. इतने छोटे से समय में ही सर ने बहुत बड़ा एक लाया है CBSE एजुकेशन का, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन वैल्यू उन्होंने क्रिएट करी है, जो सारी शिक्षा को टच कर रही है, पूरे भारत की शिक्षा को इससे प्रभाव मिल रहा है। He has been hailed for his broad vision. He has been hailed for his broad vision, compulsive approach towards education and its innovation, and he has embellished the CBSE system with a positive outlook, a new vision, and a profound change. An able leader and avid speaker, Shri Tripathi is leading transformative ripples across the nation's most renowned education board, that is the CBSE, that tops 23,000 of India's most prestigious and successful schools. In today's hashtag disruptive education session, he's going to talk about the fundamental issues in education,
the role of different stakeholders, how we can emerge stronger from the COVID-19 crises, and how Shri Anurag Tripathi-ji's vision is developing CBSE into an innovative education board to disrupt the current Indian education system, leading by example for the best benefit of students and society. तो जो सर कर रहे हैं वो आसान काम नहीं है, बहुत ही बड़ा काम है, और जिस तरह से सर लीडरशिप कर रहे हैं वो एक बहुत ही एग्जेम्पलरी है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। उनका विजन बहुत ही व्यापक है और बहुत ही इनोवेटिव तरीके से, नए नवीन तरीके से सर बहुत सारी नई चीजें कर रहे हैं शिक्षा के संस्थानों में। तो मैं इनका बहुत बड़ा स्वागत करती हूँ। 23,000 स्कूल, इंडिया के बेस्ट स्कूल्स सर देखभाल कर रहे हैं उनकी, और उनको नई दिशा में ला रहे हैं। तो अब मैं सर को ये पैनल देना चाहती हूँ। सर, इट इज अप टू यू नाउ टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम योर साइड। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू सुनीता गांधी मैम। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके फाउंडेशन को बधाई दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा, जिन्होंने आज ये पैनल ऑर्गेनाइज किया, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कंट्री के बहुत सारे स्कूल्स, प्रिंसिपल्स, स्टेक होल्डर्स आज डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ उनसे हम अनुभव लेंगे, कुछ अपनी बातें हम शेयर करेंगे। सीबीएसई की जो हिस्ट्री है मोर देन 90 ईयर ओल्ड है, एंड 1929 में सीबीएसई स्टार्ट हुआ था केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रूप में, एंड लास्ट 90 ईयर में सीबीएसई के पास मोर देन 23,000 स्कूल्स इस समय एफिलिएटेड है। सीबीएसई स्कूल्स जो बेसिक एम है हम लोगों का, बेसिकली कंडक्ट एग्जामिनेशन, एंड फॉर दैट हम स्कूल्स को एफिलिएट करते हैं, एंड फॉर दिस हम मिल करके अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, स्कूल्स के साथ, स्कूल्स में जो एकेडमिक्स है, जो बच्चों का एनरिचमेंट है, उसकी क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। आपके इस पैनल के माध्यम से मैं कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा और डिस्कस करना चाहूंगा। आपने मौका दिया है। किसी भी देश को आगे बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण दो चीजें होती हैं, ये मेरा मानना है। उसमें एक है एजुकेशन और दूसरा हेल्थ। वर्ल्ड वाइड जो भी कंट्रीज अपनी सभ्यता से संस्कृति तक पहुंचे हैं, जिन लोगों ने डेवलप किया है अपने को, डेवलपमेंट सिर्फ भौतिक ही नहीं, सिर्फ मेटलिस्टिक वर्ड ही नहीं, जिन लोगों ने कंप्लीट डेवलप किया है, कल्चर लेकर के आए हैं, वहां हम हिस्ट्री अगर देखते हैं तो हेल्थ एंड एजुकेशन ये दो ऐसे सेक्टर हैं जहां गवर्नमेंट ने मैक्सिमम डिवोट किया है। आज हमारे कंट्री के सामने ये दोनों मुद्दे एक साथ खड़े हुए हैं। हेल्थ को लेकर के कोविड, हम जिसको लेकर के पूरे वर्ल्ड वाइड पूरा विश्व चिंतित है, और हर आदमी अपने अपने तरीके से इससे निपटने का प्रयास कर रहा है, लॉकडाउन के थ्रू, सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू, या बहुत सारे प्रोटोकॉल फॉलो करके। कोविड के कारण एक जो नई चीज सामने आई वो ये है कि सारे लोग घर में लॉकडाउन हो गए हैं। इकोनॉमी जो अगर हम देखें, आर्थिक अर्थव्यवस्था, तो वो भी लगभग रुक गई, स्टेगनेट हो गई। एंड इसके साथ साथ जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है एजुकेशन, बच्चे घर में बंद हो गए हैं, सीमित हो गए हैं, और उनका भी निकलना बंद हो गया। ये दोनों चैलेंज हमारी कंट्री के सामने है। हेल्थ को लेकर के गवर्नमेंट अपना प्रयास कर रही है, और बहुत हद तक सरकार ने इसको काबू में भी रखा है, और कंट्री के लोगों का जितना इसमें सहयोग होगा, उस प्रोटोकॉल को जितना वो फॉलो करेंगे, उतनी ही जल्दी हम इस समस्या से बाहर निकलेंगे और मिनिमम नुकसान हमारे कंट्री को होगा। जहां तक एजुकेशन की बात है, जिस पर ये पैनल है और आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, अभी तक इंडियन एजुकेशन सेटअप में इन ऑल स्टेट्स सेंटर या स्टेट बोर्ड्स हैं, फेस टू फेस एजुकेशन की हम बात करते हैं। मीन्स एक स्कूल होता है, पेरेंट्स बच्चे को स्कूल में एडमिशन देते हैं, स्कूल में 8 आवर 6 आवर 7 आवर क्लासरूम्स होते हैं, बच्चे उसमें कुछ लर्निंग लेते हैं, एंड फाइनली डिफरेंट तरीके से उनका असेसमेंट होता है, एंड आफ्टर 1 ईयर रिजल्ट बच्चों के हाथ में होता है, और पेरेंट्स एंड स्कूल ये फील करते हैं कि जो एजुकेशन का एम था, जो लर्निंग आउटकम देना था, वो बच्चों ने प्राप्त किया। कोविड के कारण, लॉकडाउन के कारण हमारा जो फेस टू फेस एजुकेशन है वो ऑलमोस्ट 100% स्टॉप हो गया। 1 महीने पहले हम लोगों ने ये प्रयास किया, पूरे कंट्री में हमारे जितने स्कूल हैं, फॉरेन कंट्रीज में हमारे स्कूल हैं, कि इस चैलेंज को निपटने के लिए हम ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने एडवाइस किया, और हमारे ऑलमोस्ट 100% स्कूल अपने को ऑनलाइन एजुकेशन शिफ्ट किया।
ऑनलाइन एजुकेशन मीन्स कि बच्चे घर में हैं और बच्चे जूम के माध्यम से या डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के उनके माध्यम से टीचर और स्कूल्स बच्चों को टीच कर रहे हैं। इस प्रोसेस में एक चीज जो सामने आ रही है कि टीचर घर में है, उसके 40 स्टूडेंट्स लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, मोबाइल पर या डिफरेंट बोर्ड के माध्यम से टीचिंग ले रहे हैं। इसमें एक नई चीज ये समझ में आ रही है कि एक तो ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है और टीचर भी इसमें परेशान हो रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे और कैपेबल टीचर्स को भी इसमें ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कतें भी हो रही है, टीचर्स को भी हो रही है, पेरेंट्स को भी हो रही है, बच्चों को भी हो रही है, क्योंकि जिस चीज के लिए हमारे टीचर्स स्कूल्स हैबिचुअल हैं, अचानक उनके सामने ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम आया तो थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम हो रही है। बट हम उम्मीद कर रहे हैं कि डिफरेंट ट्रेनिंग के थ्रू और सेल्फ लर्निंग के थ्रू हमारे प्रिंसिपल्स, टीचर्स और स्कूल इससे आगे निकलेंगे और ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो सिर्फ क्लासरूम टीचिंग नहीं रह जाएगी। मींस जैसे अभी ऑनलाइन एजुकेशन में एक टीचर आते हैं 20, 30, 40 मिनट्स टीचिंग करते हैं, टॉट करते हैं और कुछ क्वेश्चंस पूछ करके निकल जाते हैं। ज्यादातर जगहों पे देखने में आ रहा है कि ये सेटअप वैसा ही कॉपी की जा रही है जैसे क्लासरूम होता है। और मैं सजेस्ट करना चाहूंगा आपके माध्यम से कंट्री के सारे स्कूलों को, स्पेशली प्रिंसिपल को, टीचर्स को, कि कृपया इसे उस क्लासरूम की तरह ऑनलाइन एजुकेशन ना बनाएं। ऑनलाइन एजुकेशन वर्चुअल क्लासरूम नहीं होता है जिसमें आप 40 मिनट्स आकर के बच्चों को टीच करते हैं वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से कुछ प्रश्न पूछ सके। ऑनलाइन एजुकेशन का रियल ऑब्जेक्ट होता है कि बच्चे आपके सेल्फ स्टडी को लेकर के, सेल्फ ओरिएंटेशन को लेकर के आगे बढ़ें, रिसर्च करें, इनोवेट करें, अपने आप अपना जो भी सिलेबस है, जो भी कोर्स है उसको पूरा करें, और टीचर सिर्फ और सिर्फ एक गाइड की भूमिका में होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा सारे स्कूल्स को कि पहली रिक्वेस्ट जो आप सबसे ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन को कृपया क्लासरूम एजुकेशन में कन्वर्ट ना करें। स्पेशली प्रिंसिपल, जिनको हम अपना पेडागोजिकल लीडर कहते हैं, वो इस चीज का ध्यान रखें कि जो भी ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है वो टीचर की भूमिका गाइड की तरह हो। उन्हें वो एनलाइटन करें, उन्हें वो रिसर्च ओरिएंटेड बनाएं, उन्हें वो डिस्कवरी बेस्ड करें। अगर टीचर बच्चों को वर्क देंगे, बच्चे सेल्फ स्टडी करेंगे, अपना एक प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे, अपनी एक रिपोर्ट देंगे और टीचर उनको गाइड करेंगे तो ऑनलाइन एजुकेशन ज्यादा बेटर होगी। इंस्टेड ऑफ कि हम टीचिंग कर रहे हैं और वही बुक्स में जो लिखा हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट वो टीच कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा सारे टीचर और प्रिंसिपल्स को कि जो एजुकेशन का अल्टीमेट एम है उसको एक बार समझने का प्रयास करें। हालांकि आप सब बहुत वरिष्ठ हैं और 20, 25, 30 बरस से इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और मैं आपके सामने इसमें एक नया मेरा अनुभव है, छोटा सा अनुभव है। ये भी बताना चाहूंगा कि मैं 3.5 ईयर किसी बोर्डिंग स्कूल में प्रिंसिपल रहा हूँ, तो एक छोटा सा अनुभव मेरे साथ है। बट मैं एक बार इस चीज को वापस करके डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। हम सबको मालूम है कि एजुकेशन का मतलब है कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हम सबको मालूम है कि एजुकेशन का मतलब है बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग। हम सबको पता है कि एजुकेशन का मतलब है बच्चे की जो सोशल चीजें हैं, जो सामाजिक है, जो कल्चरल है, जो इमोशनल है, जो मेंटल है, इन चीजों को कंप्लीट वे में डेवलप करना। हम ये भी बात करते हैं एजुकेशन का मतलब है बच्चे की स्किलिंग करना, उसकी कैपेसिटी बढ़ाना, एनहेंस करना, रिसर्च ओरिएंटेड करना, डिस्कवरी बेस्ड करना। हमें बखूबी पता है कि एजुकेशन का मतलब क्या है। बावजूद इसके जो एजुकेशन का एम है, उसका जो लर्निंग आउटकम है वो हम नहीं ले पाते हैं। उसका रीजन ये है कि जो प्रोसेस पार्ट है हम वहां मिस करते हैं। मैं अगर हिस्ट्री में जाना चाहूँ, आप सारे लोग इससे अवेयर हैं, बट एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा। मैं आपके सामने 10 to 15 जो वर्ल्ड वाइड बड़े एजुकेशनिस्ट रहे हैं, जिन्होंने दुनिया को बदला है, जिन्होंने एजुकेशन सेटअप को चेंज किया है, जिनको हम आज फॉलो करने का प्रयास करते हैं, मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा गांधी मैडम आपके इस पैनल के माध्यम से। 427 बीसी में प्लेटो का जन्म होता है। प्लेटो सुकरात के शिष्य और अरस्तु के गुरु थे। आज से 2500 वर्ष पहले प्लेटो इस चीज को महसूस करते हैं कि एजुकेशन का एम है बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग। एजुकेशन का एम है बच्चों में सद्गुणों का विकास। एजुकेशन का एम है बच्चों में राष्ट्र निर्माण की भावना लाना। एजुकेशन का एम है बच्चों को एक ऐसा वातावरण देना, एक ऐसा लर्निंग वातावरण देना जिसमें बच्चे अपने हाथ से सीख सके, अपने आप कुछ कर सकें, अपने को एक्सप्लोर कर सके। आज नहीं, 2500 ईयर ओल्ड प्लेटो अपने रिपब्लिक नामक बुक में ये सब चीजें लिखते हैं।
और अगर हम मिडिल एज में आए, हम रूसो को ले, सेम यही चीज रूसो के एजुकेशनल थ्योरी में भी आती है। अल्टीमेटली एजुकेशन का एम यही है कि हम बच्चों को फ्रीडम दें, हम बच्चों को लर्निंग एटमॉस्फेयर दें, हम बच्चों को पनिशमेंट से, फिजिकल पनिशमेंट से, प्रेशर से दूर रखें, हम बच्चों को जो परीक्षा प्रणाली है जो हमारी बोरियत वाली है उससे दूर करें, हम बच्चों को जो बुक्स रटा रहे हैं हम उनसे दूर लेकर के जाए। और अगर आप उसके बाद देखें तो आजकल अगर मैं 3, 4, 5 इंपॉर्टेंट एजुकेशनिस्ट की बात करूं जिसको हमारे भी स्कूल फॉलो करने का प्रयास करते हैं, मारिया मॉन्टेसरी, जिनका पूरा मॉन्टेसरी सेटअप है और पूरे इंडिया के बहुत सारे स्कूल उस मॉन्टेसरी की चीजों को लेके आते हैं। मारिया मॉन्टेसरी भी यही कहती हैं कि बच्चों की जो इंद्रियां हैं उनको विकसित करना, जो 5 सेंसेज हैं उनको विकसित करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और पढ़ाने की जो पेडागोजी है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, हम इस तरीके से करें कि बच्चे फील कर सकें, टच कर सकें, सुन सके, विचार कर सकें, निर्णय ले सकें। और ये तब होगा जब बच्चे लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट्स को मानेंगे। फ्रोबेल, और फ्रोबेल के कॉन्सेप्ट को लिए जिनका किंडरगार्टन जिनका कॉन्सेप्ट है, हमारे कंट्री में हम सारे लोग देखते हैं कितने सारे किंडरगार्टन कॉन्सेप्ट पर स्कूल्स हैं, और ये थ्योरी फ्रोबेल लेके आए थे। और किंडरगार्टन का बड़ा सिंपल सा अर्थ फ्रोबेल ने बताया था कि बच्चा एक सीड की जगह तरह है, बच्चा एक बीज की तरह है, और टीचर जो टीचर है उसकी ड्यूटी है उस बीज को एक अच्छा एटमॉस्फेयर देना। जैसे एक बगीचा होता है, उसमें पेड़ होता है, और पेड़ एक किसी बीज से निकलता है, और बहुत सारा वातावरण होता है जिसको एक गार्डन का जो माली होता है, वो कॉन्सेप्ट फ्रोबेल लेकर के आए थे किंडरगार्टन का। मीन्स कि बच्चे में सारी शक्तियां ऑलरेडी इनबिल्ट है, अंतर्निहित है, सब कुछ उसके भीतर है। हमें बच्चे में कोई नए ज्ञान का सृजन नहीं करना, ऑलरेडी सारी चीजें बच्चों के भीतर है। हमारा और आपका, टीचर का, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है उनको एक्सप्लोर करना, उनको एनलाइटन करना, उनको एक एटमॉस्फेयर देना। क्योंकि जैसे एक बीज होता है, अगर आप उसको जमीन में नहीं बोएंगे, अगर उसमें आप वातावरण नहीं देंगे, तो ना तो वृक्ष बनेगा और ना ही कोई फायदा मिलेगा। वैसे ही बच्चे होते हैं। एंड आप अगर फॉरेन कंट्रीज को छोड़ें, आप अपने कंट्री में देखें, तो आपके यहाँ चाहे महात्मा गांधी की नई तालीम या बुनियादी शिक्षा हो, या रविन्द्रनाथ टैगोर जो शांति निकेतन का कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं, जहाँ बच्चे प्रकृति के बीच सीखते थे, नेचर के बीच सीखते थे, खुद करके सीखते थे, या आप देखें विवेकानंद के एजुकेशन, या आप गिजू भाई, एक जो मॉडर्न एजुकेशन सेटअप के लिए गिजू भाई ने गुजरात में बहुत कुछ किया है। उनकी दीवार स्वप्न पुस्तक मैं रिकमेंड करता हूँ, सारे टीचर्स हो, प्रिंसिपल्स को जरूर पढ़नी चाहिए। गिजू भाई का कॉन्सेप्ट भी मारिया मॉन्टेसरी का तरह था। उनका भी मानना था कि बच्चे जो हैं भगवान का रूप होते हैं, और जो टीचर होते हैं पुजारी होते हैं। जिस दिन हम फील कर देंगे कि बच्चों भगवान का रूप है, उनमें सब कुछ है, हमें उनके साथ प्यार से पेश आना है, पनिश नहीं करना है, किसी तरह का प्रेशर नहीं देना है, परीक्षा प्रणाली से दूर रखना है, और एक स्वविकास जिसको बोलते हैं सेल्फ ओरिएंटेड लर्निंग, उसको लेकर के आना है। मैं इसलिए बातें आपसे कर रहा हूँ कि चाहे मॉन्टेसरी सेटअप हो, किंडरगार्टन सेटअप हो, या गिजू भाई का जो बाल मंदिर है उसका सेटअप हो, या प्लेटो का जो एकेडमी का इंस्टीट्यूट था, एकेडमी जिसके वो खुद प्राचार्य थे, उसका सेटअप हो, ये जितने भी बड़े सेटअप की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब प्राचार्य रहे हैं, ये सब टीचर रहे हैं, एजुकेटर रहे हैं, और 50-25 वर्षों तक इन्होंने बच्चों के साथ कुछ ना कुछ डेवलप किया है, और आज पूरे वर्ल्ड वाइड हर कंट्री में इनको फॉलो करने का प्रयास करते हैं। हम इनकी बातें सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, और एज ए प्रिंसिपल, एज ए टीचर, हम सबको मालूम है कि एजुकेशन का ऑब्जेक्ट यही है कि बच्चे के भीतर जो इनबिल्ट है हम उसको कैसे डेवलप करें। लेकिन हम फेल कहाँ कर रहे हैं? आप एक बार अपने स्कूलों को वापस मुड़ करके देखें कि आपके टीचर क्या उस तरह से टीच कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंशियल लर्निंग दे रहे हैं, क्या अनुभव परक शिक्षा हो रही, क्या उनकी स्किल डेवलप हो रही, क्या बच्चे सेल्फ ओरिएंटेड हैं, क्या बच्चे डिस्कवरी बेस्ड एजुकेशन ले रहे हैं, क्या रिसर्च ओरिएंटेड है? अगर नहीं तो इनको ठीक करने की जरूरत है। और ये बहुत बड़ा गैप इंडियन एजुकेशन सेटअप में आ रहा है। हम बहुत अच्छी बिल्डिंग तो बना लेते हैं, बहुत अच्छी लैब तो बना लेते हैं, हम बहुत खूबसूरत कैंपस बना लेते हैं, हमारे बच्चे वेल ड्रेस्ड होकर के आते हैं, हम उनको डिसिप्लिन सिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक चीज हम भूल जाते हैं, हमें सिखाना नहीं है, हमें सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देना है जहां बच्चे सीख सकें। अगर वो प्लेटफॉर्म मिसिंग है, अगर वो एटमॉस्फेयर मिसिंग है, तो फिर लर्निंग कहीं से भी बच्चों की नहीं हो पाएगी, और वो लर्निंग रोट लर्निंग होगी, और जिसका नुकसान आपके और हमारे पूरे देश के बच्चों को हो रहा है। तो एक बार मैं इस पोर्टल के माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से आप सबसे निवेदन करूंगा और एक्सपेक्ट करूंगा मैं
कि कोविड एक ऐसा समय है जिसने हमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है। हर घटना कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लेकर के आती है। कोविड स्वास्थ्य के लिए एक खराब चीज है, सारे लोग मिल करके निपट रहे हैं, लेकिन जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी की बार बार मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि अब बच्चे क्लासरूम की जगह घर में है और घर में उनके सारे पेरेंट्स उनके साथ हैं। दो चीजें बिना किसी डिमांड के टीचर और प्रिंसिपल और पेरेंट्स को मिल रही। वन, अब बच्चे रोट लर्निंग से दूर है, जो सेल्फ ओरिएंटेड लर्निंग है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, करके सीखना है, खुद पढ़ना है, खुद रिसर्च करना है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, वो इससे बढ़िया अवसर दोबारा आपको मिलने वाला नहीं है। तो इस समय अगर हमने इस अडॉप्ट किया, इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, स्टार्ट किया, तो इसका बेनिफिट बहुत दूर तक जाएगा। और दूसरा बेनिफिट क्या है, अल्टीमेटली हम सबका मानना है कि बच्चों में अच्छी हैबिट्स डेवलप होनी चाहिए, उनका करेक्टर डेवलप होना चाहिए, पर्सनालिटी डेवलप होनी चाहिए, उनके अंदर हर तरह की कलाएं आनी चाहिए। बच्चे अपनी हेल्थ, अपनी चीजों को भी केयर कर सकें, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर सकें, बिहेवियर एटीट्यूड उनका अच्छा हो, सेंसिटिव हो बच्चे, एथिक्स को फॉलो करें, मॉरलिटी हो। ये चीजें सबसे ज्यादा बच्चे अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। जैसा हम बिहेव करेंगे, जैसा हम अपना एग्जाम्पल सेट करेंगे, हमको वैसे ही बच्चे मिलेंगे। फॉर दीज टू थिंग्स, वन, कि हम किस तरीके से अपने प्रेजेंट रोट लर्निंग के सेटअप को कैसे हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग में, कैसे सेल्फ डिस्कवरी मोड में हम चेंज करें, ये अपॉर्चुनिटी कोविड ने दी है। और दूसरा, घर में पेरेंट्स तो बाकी सब हैं, क्यों ना हम घर को कार्यशाला बना लें। हमारा घर सिर्फ घर नहीं है जहां बच्चे रहते हैं, घर स्कूल से भी बड़ी जगह है, और पहला स्कूल तो घर ही होता है। वहां पेरेंट्स अपने कंडक्ट के थ्रू, अपनी चीजों के थ्रू उनको एक ऐसा एग्जाम्पल क्यों ना दें। तो दीज आर द टू थिंग्स जिसको मैं अपॉर्चुनिटी के रूप में लेता हूँ, और मैं प्रिंसिपल्स को भी, टीचर से भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को जो गाइड करें वो इस रूप में कि घर उनकी कार्यशाला है, और बच्चे हैबिट्स और स्किल्स किस तरीके से डेवलप करें, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। लेकिन कोविड के समय में जो ये एक बेनिफिट मिल रहा है, अब देखिए स्कूल आपके बंद हैं और आप ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, और ऑनलाइन क्लासेस का बेस्ट तरीका है जब आपकी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी। जब आप बच्चों को मॉड्यूल देंगे, जब बच्चों को उन्हीं के चैप्टर्स में, सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट देंगे, जब बच्चे उस प्रोजेक्ट को प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस बुक बनाएंगे, एक फाइनल प्रोजेक्ट आपको सबमिट करेंगे, आपके टीचर उसको क्रॉस चेक करेंगे, दूसरे स्कूल के टीचर उसको क्रॉस चेक करेंगे, और फिर फाइनली असेस करेंगे। वो सेल्फ डिस्कवरी मोड होगा, वो सेल्फ असेसमेंट होगा, वो प्रोजेक्ट बेस्ड होगा, वो इनोवेटिव क्रिएटिव होगा, और बच्चे इसके बाद जब निकलेंगे तो एक डिफरेंट टाइप की चीज होगी। तो लेटेस्ट इस अपॉर्चुनिटी को हम भुनाएं और अपनी रोट लर्निंग को, उस पूरे पैराडाइम को हम शिफ्ट करें कोविड के कारण एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग पे, सेल्फ ओरिएंटेड लर्निंग पे, सेल्फ स्टडी पे, और टीचर और प्रिंसिपल एक गाइड की तरह, सिर्फ जैसे एक कोच होता है, हम इंटरनेशनल मैचेस में हम देखते हैं ना, दो प्लेयर आपस में फाइट करते हैं और कोच किस तरीके से फील्ड के चारों तरफ अपने बच्चे को मोटिवेट करता रहता है, एक एटमॉस्फेयर देता है। टीचर और प्रिंसिपल की भूमिका यही है कि बच्चों को हम फील्डिंग करने दें, बच्चों को सेल्फ स्टडी करने दें, अपनी मेहनत करने दें, और हम सिर्फ एक कोच की तरह उसे एनलाइटन करें, चार्ज करें, गाइड करें। और जहां लगे कि बच्चा फिसल रहा है, जहां लगे कि बच्चा कहीं अटक रहा है, फंस रहा है, बच्चे की कोई प्रॉब्लम हो रही, वहां हम बच्चे को सपोर्ट करके एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जी गांधी। So I'd like to say that what you have said are very pertinent and most important points. I think you've given us in a very, very short span of time the whole landscape of education going from the past to the present, and the essence of what we have learned with the great seers, the great educators, the great philosophers, the great thinkers of education all over the world and also here in India. So you've mentioned, for example, Froebel, who was the predecessor of Dr. Maria Montessori, and from whom Dr. Montessori took a lot of inspiration, because he talked about playway method of learning, the child in essence being the seed with the potential of the entire tree within it, and that what we need to do in essence is to provide every child the right atmosphere, the right set of circumstances for it to become a full-grown, fruit-giving and beautiful and most capable tree. So in that sense, that it is not enough that the schools focus on just the infrastructure or giving them really good facilities, which seems to be the direction that we are taking, but go back to the idea
that it is the atmosphere that matters the most, the psychology, engaging the psychology of the child, that is really, really important. And if when children are given that supporting, nurturing, caring environment in which they can learn by self, and they can also experiment and learn by doing projects and so many other ways that they would normally learn in the context of a home, that we should create that possibility in a school. And therefore we will see a paradigm shift in the way that education is conducted. That these are ideas not just of the present, that these are ideas that have existed for a long, long time. But then the question is, are we doing them? We all understand, we understand what is supposed to be done, but are we actually doing what we are supposed to be doing? Are our teachers able to deliver on the promise? Are they able to not just understand the problem, but also create the circumstances for every child's progress? You mentioned about, teacher being like a mentor, a coach, like in the sports field, guiding every child, motivating every child, and then helping every child to come up with, their best, and also to see their strengths and their areas of growth, and helping them improve in those areas. So the challenge is not, understanding where the need is, or perhaps there is to some extent, because we think maybe education is all about academic learning, and it's all about bookish knowledge. And you've talked about how today, in the context of the COVID, we've had the opportunity to work online with our children. So let's not make it so narrowly focused on textbook learning, but use this as an incredible opportunity to widen the equation, to broaden the kinds of things we do with our children, which we're supposed to do anyway, as philosophers and sages of the past have inspired us to think about education, who work for 50 years or more in their lives, individual lives, with education, and observe the children, like Dr. Maria Montessori with the Casa di Bambini in a suburb of Rome. I mean, she revolutionized our way of thinking. So these are powerful, educators who've shown us that children need to learn by themselves. They learn in the laboratory of real life. And here is an incredible opportunity presented by COVID, where we can broaden and deepen the engagements with the children. To do project-based learning, when they do a project, they have to create the resources, kabaad se jugaad, and all sorts of ways in which they can, be resourceful. They can learn the life skills to plan their time well, to use, to do self-analyses, to learn by doing things on their own. And therefore they can gather or learn a number of life skills that we have not had the opportunity to teach. In working with their parents, they're able to then learn about a lot of values that are within the family, that are hardly ever communicated because parents and children have not had the chance to work together. And maybe this is where perhaps Sir can speak a little bit about, माता पिता और जो स्कूल है तो और बच्चा है, उसका जो नेक्सस है, जो तीन लोग एक साथ काम करके बच्चे के भविष्य को उसका निर्माण करें, बच्चे को महान बनाएं, वो जो हम लोग भूल गए थे। पेरेंट्स सोचते हैं कि स्कूल में डाल दिया तो रिस्पांसिबिलिटी खत्म। They feel if they put their child in the school, then their responsibility is over. Especially if they're paying for their children, then it's the teacher's responsibility or the school's responsibility. While the real issue is it not the responsibility of everyone, including society? So maybe Sir has something to say on that front. Sir, you may. Yeah, perfectly fine, ma'am. आप हमारे कंट्री में वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनिस्ट गिजू भाई रहे हैं। गुजरात में उन्होंने बाल मंदिर, हजारों बाल मंदिर स्कूल खोले जिसका कॉन्सेप्ट दिया है। और गिजू भाई के फर्म बिलीव था कि एजुकेशन सिर्फ टीचर्स के थ्रू नहीं आती है, एजुकेशन घर से स्टार्ट होती है। और गिजू भाई जो उनके बाल मंदिर थे, जो उनके शिक्षण केंद्र थे, जहां वो टीचर्स को ट्रेंड करते थे, उनका बड़ा फर्म बिलीव था कि हमें पेरेंट्स को भी ट्रेंड करना है। हमें सिर्फ टीचर्स को ट्रेंड नहीं करना है, हमें पेरेंट्स को भी ट्रेंड करना है। हमें जो गर्ल्स हैं उन्हें किस तरह से एजुकेट करना है, जो मदर्स हैं उन्हें हमें कैसे ट्रेंड करना है। क्योंकि एक मदर जिसके घर में एक नए बच्चे का जन्म होता है, उस बच्चे को 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर तक किस तरह से पालती पोसती है, कैसे बिहेव करती है, कैसे मोटिवेट करती है, कैसे ग्रूम करती है, कैसे उसकी जो सेंसेज हैं उनको डेवलप करती है, कैसे उनके जो बौद्धिक चीजें हैं, जो मानसिक चीजें हैं, उनको सेटिस्फाई करती है। तो गिजू भाई का बड़ा फर्म बिलीव था कि जितना रोल टीचर्स का है एजुकेशन सेटअप है, उससे कहीं ज्यादा रोल पेरेंट्स का है, पीयर ग्रुप का है। एज ए प्रिंसिपल, एज ए टीचर हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ 8 आवर बच्चों को क्लासरूम टीचिंग ना दे, क्योंकि ये टीचिंग घर से स्टार्ट होती। हमारी जिम्मेदारी पेरेंट्स की काउंसलिंग भी है, पेरेंट्स की पेरेंटिंग भी है, पीयर ग्रुप के साथ वो कैसे सीखते हैं इसको भी ध्यान रखना है।
और इसके लिए गिजू भाई सिर्फ क्लास ही नहीं लेते थे, सिर्फ बुक्स ही नहीं लिखते थे, इसका ओरिएंटेशन सेशन लेते थे, गोष्ठियां करते थे, डिस्कशंस करते थे, मीटिंग्स करते थे, लगातार प्रचार करते थे। इसकी जरूरत है इस समय, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि पेरेंट्स का रोल है, पेरेंट्स अपने रोल पूरा नहीं कर रहे हैं। आधा से ज्यादा समय, मोर देन 3 आवर बच्चा घर में है, अगर 16 आवर तक बच्चे की ग्रूमिंग ठीक से नहीं हो रही है, बिहेवियर उसके साथ ठीक से नहीं हो रहा है, उसका एटीट्यूड डेवलप नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं हो रही, घर में उससे मिसबिहेव हो रहा है, घर में उसको फ्रीडम नहीं मिल रही है, उसको बात करने की, कम्युनिकेट करने की फ्रीडम नहीं मिल रही है, उसको जो भी बच्चा करना चाहता है उसको बार बार डिस्करेज किया जा रहा है, बच्चा नए प्रयोग करना चाहता है, नए इन्वेंशन करना चाहता है, नई चीजें खोजना चाहता है। और आपने बड़ा अच्छा शब्द बोला सुनीता मैम, वो तोड़ना फोड़ना जोड़ना चाहता है, वो तोड़, आप छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप देखिए ना, हर चीज से सीखते हैं। और एजुकेशन का जो थीम है वो यही कहती है कि सबसे अच्छी एजुकेशन होती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभव करके सीखना। छोटा बच्चा जब कैंडल गर्म होती है, उसको जब हाथ बढ़ाता है और टच करता है और उसको लगता है कि इससे तो जल सकता है, देन आगे वो फील करता है कि ये काम अब नहीं करना है। तो हमें बच्चों की सेंसेस के थ्रू, बच्चों की मेंटल एबिलिटी के थ्रू किस तरीके से डेवलप करें, इसको पेरेंट को टीच करना है। तो एज ए प्रिंसिपल, एज ए टीचर, हमारा रोल पेरेंटिंग के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक पेरेंट्स अवेयर नहीं होंगे, जब तक पेरेंट्स हमारे एजुकेशन सेटअप से कनेक्ट नहीं होंगे, हमारा एम अधूरा रहेगा और आधा मिलेगा हमें। तो आपने बहुत सही इस चीज को बोला, और मैं सॉरी कि आपको मैंने इंटरप्ट किया, आप इसको कंटिन्यू करें, बट ये बहुत अच्छी चीज है कि हमारे स्कूल्स अपने स्कूल के क्लास आवर्स के अलावा पेरेंट्स जुड़े। और ये कोविड के समय में तो पेरेंट्स घर में, अब तो जब टीचर अपना 1 वे टीचिंग या 2 वे टीचिंग कर रही है, ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रही है, तो आपकी क्लास को पेरेंट भी देख रहा है। ऐसा मैं बहुत सारे प्रिंसिपल से बात कर रहा था कि आप लोग, तो ये टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है। एक टीचर की क्लास में प्रिंसिपल भी बैठी हुई है, एक टीचर क्लास में पेरेंट्स भी हैं, एक टीचर क्लास में सारे बच्चे हैं। आई एम नॉट सेइंग किससे मॉनिटरिंग हो रही, आई एम सेइंग कि एक ऐसा सेटअप है इसमें हर आदमी को देख रहा है, और इसमें टीचर्स अपने को बेस्ट वे में डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि टीचर्स को मालूम है कि वो ऐसी क्लास नहीं है जिसमें बच्चे हैं और हम जैसे मर्जी वैसे पढ़ा लें। टीचर को पता है कि उसको हर आदमी ऑब्जर्व कर रहा है, वो अपने को बेस्ट वे में टीच कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी ला रहा है, ऑडियो विजुअल चीजें ला रहा है, पढ़ करके आ रहा है, लेसन प्लान लेके आ रहा है, बॉडी लैंग्वेज को ठीक कर रहा है, अपने वर्बल रेनफोर्समेंट को ठीक कर रहा है। तो दिस इज अपॉर्चुनिटी कि टीचर भी अपने को ट्रेंड कर रहे हैं, अपने आप ट्रेंड कर रहे हैं, किसी के करने की जरूरत नहीं है। तो टीचर किसी बहाने पेरेंट्स को भी ट्रेंड करें, पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करें, और समटाइम उस क्लासरूम में पेरेंट्स को भी ज्वाइन कराएं। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल प्रिंसिपल, जो क्लासरूम में बच्चे पढ़ रहे हैं, समटाइम उसमें फ्यू प्रिंसिपल्स, मदर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, उनको ज्वाइन कराएं। उनके ज्वाइन करने से जो एक कंपोजिट लर्निंग स्टार्ट होगी, जो एक जो हैप्पीनेस होगी, जो जॉयफुल होगा, वो एक डिफरेंट तरीके होगा। अभी क्या होता है ना कि हम सोचते हैं कि पढ़ना एक काम है और जीना दूसरा काम है। मॉर्निंग टू 7 to 1 PM तक पढ़ना है, और फिर 2 से 4 तक खेलना है, और फिर 4 के बाद जो है हमें बाकी काम करना है, होमवर्क करना है। जबकि एजुकेशन तो इंटीग्रेटेड होती है, स्कूल में खेलना भी है, स्कूल में जीना भी है, स्कूल में हंसना भी है, स्कूल में दोस्तों के साथ भी रहना है, ऐसे घर होता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें पेरेंट्स और टीचर्स और बच्चे मिल करके पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर सकते हैं लर्निंग का। जी sir. I think this is really profound what you're saying, because this has been the wish of the vision of education for so many centuries कि घर की तरह बच्चा स्कूल में सीखे, होम स्कूलिंग जिसे कहते हैं विदेश में भी, और बच्चा घर पे रह के हर चीज सीख ले। तो मेरे साथ काम करती हैं एक लेडी अमेरिका से, मेरी पियर्स, उनके हस्बैंड जेम्स पियर्स। तो उन्होंने अपने अमेरिका में रह के उन्होंने 9 बच्चों को होम स्कूलिंग करा। तो उनको सारे सब्जेक्ट्स आने पड़े और समझने पड़े, सारे लेवल्स पे समझना पड़ा, और बच्चों को उन्होंने मतलब हर तरह की ट्रेनिंग दी। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं उन्होंने बच्चों को सिखाया कि घर कैसे बनाते हैं, और बात है घर बनाया फ्रॉम फाउंडेशन अप। कितनी स्किल्स बच्चों ने सीखी, गणित वहीं पे सीख ली, साइंस सीख ली, मटेरियल्स के बारे में सीख लिया, हर चीज उन्होंने सीख ली इन द प्रैक्टिकल लैबोरेटरी। बच्चों को मम्मी पापा को मदद क्यों नहीं करते,
why don't they help out? Because we have created these artificial walls between school time ki bachcha 1 baje tak school mein rahega, 2 baje tak, uske baad, as you said, that the child will go home and do homework and will have certain kind of a routine, and we've fallen so much hostage to the routine that we are forgetting the bigger equation, the bigger purpose of education. And I think now is a golden opportunity to practice with, to develop, to nurture a new kind of relationship with the parent, where the teacher is not just educating the child, in a way the teacher's facilitator for learning at home. The parents don't recognize the pain points of the teacher. That's also empathy building for the parents to understand all the things the teacher has to do, and so much patience the teacher has to show in order to teach a whole class. They find it difficult to teach their 1 child or 2 children or 4 children, and here the teachers have a whole classroom. So there are a lot of new possibilities when the teachers are educating not just the child, but sitting next to the child, as you have said, the parents as well. And we also can think from what you've said about, in a way, when we think of PTMs, parent-teacher meetings, we think of them as a rushed affair. Children come and sit down in front of the teacher says, this is what's good about your child, this is what you need to do further, and it's over in about 3 minutes or 4 minutes or 5 minutes, and this is twice a year, thrice a year. Now here you are getting a consolidated opportunity for many interactions with the parents, in which they can actually nurture a new relationship with the parent, develop more of a trust with the parent, and bring closer the family and the school, which has been such a necessary thing to build that trust between the teacher and the taught, and between the family. So I do want to say something on this, so please do proceed. Exactly. और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप सारे प्रिंसिपल से भी, और जो भी लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं, कि जिस तरीके से आप ऑनलाइन क्लासेज अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, वैसे ही ऑनलाइन क्लासेज आप पेरेंट्स के लिए भी स्टार्ट करें. वो वीकली हो सकती है, वीक में 1 or 2 डे हो सकती है, हाफ एन आवर की हो सकती है, मोर देन 300, 400, 500, 1000 पेरेंट्स एक साथ पार्टिसिपेट कर. बहुत अच्छी चीज है डिजिटल प्लेटफॉर्म का. आपको किसी ऑडिटोरियम में इकट्ठा नहीं होना है, किसी को घर से निकल करके नहीं आना है. तो पेरेंटिंग को लेकर के, और इस वर्कशॉप को करने के पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रिंसिपल से कि सबसे पहले वो खुद पेरेंटिंग के बारे में अवेयर हो. व्हाट इज पेरेंटिंग, अच्छी पेरेंटिंग क्या है, किस तरह की चीजें एक पेरेंट्स में होनी चाहिए, क्या हमें बच्चों को इनकलकेट करना है, क्योंकि पेरेंट्स अगर उसको सीखेंगे तो वो चीजें बच्चे भी उनके उस आचरण को अडॉप्ट करेंगे. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पेरेंटिंग को लेकर के, पेरेंट्स के रोल को लेकर के, पेरेंट्स की वर्कशॉप को भी स्कूल कंडक्ट करें. इससे 2 बेनिफिट होंगे. एक तो पेरेंट्स आपके एजुकेशन सेटअप में जो अभी तक बिल्कुल अलग है, हम कितने भी भाषण बड़े बड़े मंचों से दे दें और बड़े बड़े वेबिनार कर लें और किताबें लिख लें, लेकिन पेरेंट हमारे एजुकेशन सेटअप से ऑलमोस्ट गायब है. हम बड़े से बड़े स्कूल हैं, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बना करके बैठते हैं, और हम लॉजिक देते हैं कि हम पीटीएम में पेरेंट्स को ट्रेंड करते हैं. पीटीएम तो ज्यादातर क्या होता है, आप बच्चों को डिस्कस करते हैं, उनकी कॉपीज दिखाते हैं, कभी बच्चों की 2 प्रशंसा करते हैं, कभी 2 बुराई कर देते हैं. इससे ज्यादा पीटीएम नहीं हो पाती है. बहुत सारे स्कूल कहते हैं कि हम उनसे मंथली, वीकली, बाई मंथली बेसिस पे हम उनको मेल्स करते रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हमारे बने हुए हैं, हम पम्फलेट्स भेजते रहते हैं. बट इन चीजों के बावजूद एज ए प्रिंसिपल क्या आप सेटिस्फाइड हैं कि जो निर्माण होना चाहिए वो हो रहा है? मैं जितने प्रिंसिपल से मैं इस प्रश्न को बार बार पूछता हूँ, क्या आप सेटिस्फाइड हैं कि बच्चों की जो कैरेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए हो रही? अल्टीमेटली ये भाषण की चीज रह जाती है. वही 5 विषय हम रटाते और पढ़ाते हैं, और सारे के सारे लाखों बच्चे आईआईटी और इंजीनियरिंग और सिविल सर्विस तैयारी में लग जाते हैं, और अल्टीमेटली 10% सिलेक्ट होते हैं, 90% सड़क पे होते हैं, और फिर वो मजदूर बनते हैं, अनस्किल्ड होते हैं. फिर उनके पास 2 जून रोटी को खाने को नहीं होता है, और हम मान करके चल रहे होते हैं कि हमारी एजुकेशन बहुत अच्छी चल रही है, हम बहुत अच्छे तरीके से टीच कर रहे हैं, हम सारी चीजें कर रहे हैं. मैं बार बार इस चीज को इसीलिए बात करता हूँ कि जो हम क्लासरूम टीचिंग दे रहे हैं, क्या कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही? आसान शब्द नहीं है मेरे लिए, कैसा कहना आसान है, मुझे मालूम बहुत कठिन चीज है, लेकिन अल्टीमेटली एजुकेशन यही है. अगर हमारे पेरेंट्स, अगर हमारे प्रिंसिपल्स, अगर हमारे टीचर्स इस चीज को लेकर कन्विंस नहीं होंगे, तो उनका रोल कैरेक्टर बिल्डिंग करना है, और कैरेक्टर में सब कुछ आ जाता है. उसका सोशल, उसका इमोशनल, उसका मेंटल वेलबींग, उसकी कल्चरल, उसकी एथिक्स, उसकी वैल्यूज, उसकी नॉलेज, उसकी स्किलिंग, 21st सेंचुरी स्किल्स, एवरीथिंग उसके कैरेक्टर बिल्डिंग में आती है. क्या कर पा रहे हैं? और ये सबसे अच्छा प्रश्न
मैं बार बार ये चैलेंज करता हूँ, हम सबके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, हमने क्या अपने बच्चों को डेवलप कर लिया? और अगर नहीं, अगर उसका कैरेक्टर हम नहीं बिल्ड कर पाए, अगर उसको देश के लिए हम नहीं खड़ा कर पाए, अगर उसकी पर्सनालिटी वो जो एजुकेशन के हम नहीं कर पाए, ये चैलेंज एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल हम सबको लेना चाहिए। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम टुडे, कि हम आज से शुरुआत करें। और उसका सबसे अच्छा समय ये है कि अभी तक पेरेंट्स आपको नहीं मिलते थे, पीटीएम भी आधे थे, आधे नहीं आते थे, और कई बार पीटीएम में आपकी टीचर से मिल करके निकल जाते थे, और टीचर के पास लाइन लगी है तो कुछ लोग मिले और कुछ नहीं मिले। बट दिस इज द टाइम जब आप ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू आप अपने पेरेंट्स से टच में आ सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, बच्चों को, और जब आप पूरे ग्रुप में चर्चा करेंगे, देखिए बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, बड़ा पुराना शब्द है, आप बात करेंगे तो मैसेज जाएगा। सिंगापुर ऐसे नहीं बना, 50 साल पहले, 60 साल पहले मछुआरों का देश होता था, मैं बार बार इस चीज को कहता हूँ, लेकिन वहां के लोगों ने अवेयर किया, वहां के लोग जूझे, वहां के लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया, तो चीजें बढ़ना। दुनिया के सारे देश एक दिन में नहीं बन गए थे, यहाँ तक हमारा देश अभी जरूरत है, और इसलिए जरूरत है, सुनीता मैम अगर समय हो तो मैं डिस्कस करूं इस इशू को। बिल्कुल सर, प्लीज डिस्कस करिए। मैं बस आपको थोड़ा संक्षेप में अंग्रेजी में जो मेरे कुछ थॉट्स आ रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, हमें आई कैन स्पीक इन बोथ द लैंग्वेजेस, बट ऑफ कोर्स यू आर प्रोफिशिएंट। श्योर। मैं इस चीज को एक बार शेयर करना चाहूंगा कि इस समय हमारे देश की आबादी 130 CR है, 130 करोड़ हमारे देश की पॉपुलेशन है। हम सबको पता होना चाहिए कि 30% आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन है। 70 साल हमारे देश को स्वतंत्र हुए हो गए हैं, 70 years, एंड 40 करोड़ आबादी, कंट्री की 40 करोड़ आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन है। एंड बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब हम सब समझते हैं कि 2 टाइम्स का जो फूड है, 2 मील्स उनके पास नहीं है। 40 करोड़ आबादी हमारे देश की 2 टाइम का मील नहीं ले पा रही है, और उसके लिए सरकार दोषी नहीं है, उसके लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। और जब मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से बात कर रहा हूं तो मैं इस बात को बड़ा एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूं कि हम स्कूलों में बच्चों को पढ़ा करके, अब IIT और इंजीनियरिंग कितनी सीट्स होती हैं, मेडिकल में कितनी सीट्स होती है, 25 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, 20 लाख बच्चे JEE का एग्जाम देते हैं, फिर 45 to 50 लाख बच्चे ये 2 परीक्षाएं देते हैं, और फाइनली लेस देन 1 लाख सेलेक्ट होते हैं, लेस देन 50,000 सेलेक्ट होते हैं। बाकी 49 लाख कहाँ जाते हैं? उसके बाद वो उन जगहों पे जाते हैं जहां उनकी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं होती। अगर हम इस चीज को प्लान करें कि हमें बचपन से बच्चे को टैप करना है, सुनीता गांधी जी आपके इस फोरम के माध्यम से मैं बार बार एम्फेसिस कर रहा हूं कि 1937 में, 1937 में वर्धा में जो सम्मेलन हुआ था जिसमें गांधी जी ने नई तालीम या बुनियादी शिक्षा का कॉन्सेप्ट दिया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन उस समिति के अध्यक्ष थे, और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था उसमें बुनियादी शिक्षा का। बाद में CBSE के चेयरमैन भी बने थे और देश के टॉप मोस्ट पद तक गए थे। वो कॉन्सेप्ट क्या था बुनियादी शिक्षा का? वो कॉन्सेप्ट यही था कि हमारे घर से निकलने वाले हर बच्चे के हाथ में कोई ना कोई क्षमता होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, शिल्प होना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ बनाना, करना, सीखना आना चाहिए, जिससे जब वो स्कूल सेटअप से बाहर निकले तो वो रोजगार प्राप्त कर सके, अपने जीवन को अच्छे से बिता सके। आज 2 तरह की चीजें दिखती हैं। 40 करोड़ तो बिलो पॉवर्टी लाइन है जिसके हाथ में स्किल्स नहीं है। आप इमेजिन करिए कि अगर स्कूल सेटअप में इन बच्चों को हम ट्रेंड कर ले गए, अगर बुनियादी शिक्षा और नई तालीम से इनको जोड़ ले गए, अगर इन बच्चों को हमने लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू, स्किलिंग के थ्रू कुछ सिखा दिया। मैं इसलिए बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि 40 करोड़ जो मजदूर जीवन जी रहे हैं, जिनके हाथ में स्किल नहीं है, अगर उनको कुछ बनाना आना आता, अगर उनको कुछ क्राफ्ट करना आता, अगर वो स्किल्ड होते, अगर वो बुनियादी शिक्षा प्राप्त किए होते, नई तालीम प्राप्त किए होते, अगर कोई ना कोई चीज उनके अंदर क्षमता होती, तो मजदूर नहीं होते। तब उनको 2,000 और 3,000 रुपए महीने नहीं मिलता, तो 30,000 10 टाइम्स ज्यादा सैलरी अर्न कर रहे होते, अपने हाथ से काम कर रहे होते। तो दिस इज द टाइम जब हमें ये सोचना है, ये एकदम सही समय है जब हमें सोचना है कि देश के हर बच्चे को हमें बचपन में, जब हमारे प्राइमरी स्कूल से, नर्सरी स्कूल से, किंडरगार्टन से हम उन्हें 5 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हम उन्हें शिल्प क्यों नहीं सिखाते?
हम लोग पढ़ते थे हमारे जमाने, हम बच्चों को लैंग्वेज पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं और मैथ पढ़ाते हैं, हम उन्हें सिर्फ नहीं सिखाते। So और ये maybe because of the curriculum, you can say exactly, that the curriculum is responsible. The systemic change needs to take place. Paradigm exactly. shift without change at the top, at the level of policy. एंड सुनीता जी, अगर मैं आपसे बताना चाहूँ तो 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी है या 2005 का जो एनसीएफ है या उसके पहले 70s की जो एजुकेशन पॉलिसी है, वो इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर के आती है। 86 की एजुकेशन पॉलिसी आपसे कहती है कि उसकी कौशल विकास करिए, उसकी स्किलिंग करिए, उसको डेवलप करिए। लेकिन होता क्या है कि जब हमारे स्कूल्स, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स उस लेवल पे अवेयरनेस के साथ उन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करते, चीजें जमीन तक नहीं पहुंचती। वो भी प्रॉब्लम थोड़ी और भी हो सकती है, वो ये है कि अगर हम किसी चीज को मेजर नहीं करते हैं रिपोर्ट कार्ड में, तो वो चीजें नहीं होती हैं। तो हमारे को अगर वाइडन करनी है, डीपन करनी है, ब्रॉडर करनी है, तो उसके लिए हमें कोई डिफरेंट रिपोर्ट कार्ड, एंड रिजल्ट, जैसे आप आउटकम्स बेस्ड लर्निंग कहते हैं, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग तो प्रोसेस हो गया, लेकिन एंड में वो आउटकम्स आपको आने चाहिए। तो उन आउटकम्स में क्या ये चीजें मेंशन है, जैसे स्किल्स हैं, तो अगर होंगी और अगर एक रिपोर्ट कार्ड में वो दी जाएंगी, तो चांसेस है कि वो होगी चीज। अगर नहीं है, हम एकेडमिक्स में केवल टेस्टिंग कर रहे हैं, रिटन पेपर टेस्टिंग कर रहे हैं, और इन चीजों पे एक्चुअली कोई टेस्टिंग नहीं हो रही, कोई महत्ता नहीं दी जा रही। जैसे कि हम रीडिंग का कोई टेस्ट नहीं करते, रीडिंग पे जोर नहीं देते, तो लाइब्रेरी आज होने के बावजूद कोई रीडिंग नहीं हो रही है। तो इस पे आपके क्या विचार हैं? बहुत सही प्रश्न आपने उठाया। देखिए, दो चीज है। एक तो रिपोर्ट कार्ड में उन स्किल्स के बारे में डिस्कस कर रहा है, और आई एग्री कि सबसे पहले तो टीचर्स को, स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि अगर उसका बच्चा 1 साल क्लास में जा रहा है तो लर्निंग आउटकम क्या निकलना है। मैं बार बार लर्निंग आउटकम की बात कर रहा हूं कि हमारे टीचर्स को, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, तीनों को ये पता होना चाहिए कि वो जिस चैप्टर को पढ़ रहा है उससे आउटकम क्या निकलना है। लाइक अगर वो इंग्लिश लिटरेचर या संस्कृत लिटरेचर या हिंदी लिटरेचर पढ़ रहा है और उसमें पोएम्स पढ़ रहा है, पोएट्री पढ़ रहा है, या किसी टॉपिक को लेकर कह रहा है, तो उसका लर्निंग आउटकम इन तीनों को पता होना चाहिए कि उससे आउटकम क्या निकलना है। उस पोएम को पढ़ करके क्या उसके अंदर वैसी पोएम लिखने की क्रिएटिविटी आई, क्या सेंसिटिविटी आई, क्या कम्युनिकेशन स्किल आई, क्या अपनी बात को प्रेजेंट करने की उसकी स्किल डेवलप हुई, क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग आई, क्या उसने उस पोएम को नेचर से रिलेट किया। दीज आर द आउटकम्स। और मैं आपके इस फोरम के माध्यम से बताना चाहूंगा, एक अच्छा प्रयास एनसीईआरटी ने किया है, और 1 to 10 तक लर्निंग आउटकम एनसीईआरटी ने जारी कर दिया है, वेबसाइट पर अवेलेबल है। मैं जरूर कहूंगा, होता क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हमारी पढ़ने की आदत नहीं होती है। हम सोचते हैं कि हमें सब आता है, और हम अपने स्कूल में आते हैं और जितना मेरा पुराना अनुभव होता है उसके माध्यम से हम टीच करते हैं, और एज ए प्रिंसिपल स्कूल को रन करते हैं और शाम को घर चले जाते हैं। लेकिन रोज दुनिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गई है एजुकेशन, बहुत ही। जी जी, पेरेंट्स केवल कहते हैं एग्जाम पास करने के लिए जो चलेगा वही आप पढ़ो, और यही नहीं कि आप हाई स्कूल में ये सब करो, 10th और 12th में, बट ये बचपन से प्री प्राइमरी से शुरू कर दो 10th की तैयारी। जी, तो मैं फिर सुनीता जी कहूंगा, आपने जो प्रश्न कहा कि रिपोर्ट कार्ड में होना चाहिए, टीचर का रिपोर्ट कार्ड एजुकेशन पॉलिसी और एनसीएफ तय करती है, और एजुकेशन पॉलिसी और एनसीएफ में बहुत साफ साफ कहा गया है कि हमें लर्निंग आउटकम कैसे चेक करना है। मैं आपके प्रिंसिपल्स के माध्यम से और टीचर्स के ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप जो लर्निंग आउटकम एनसीईआरटी ने दिया उसका प्रिंट आउट टीचर के सामने रखिए। टीचर जो बुक है उसके उस लर्निंग आउटकम को उसके बुक में आप प्रिंट कराइए, और टीचर जब अपनी क्लासरूम में जा रही है तो एज ए प्रिंसिपल आप पेडागोजिकल लीडर के रूप में मॉनिटर करिए कि वेदर 40 मिनट्स में लर्निंग आउटकम निकल रहा है कि नहीं। जब तक पैशनेट हो करके आप लर्निंग आउटकम के पीछे नहीं पढ़ेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के पीछे नहीं पढ़ेंगे, आपके 5 बुक्स सिर्फ सब्जेक्ट होकर रह जाएंगे, और फिर वही रोट लर्निंग जो चली आ रही है वही आगे बढ़ेगी। और आपने जो मूल प्रश्न किया, मैं उसका उत्तर जरूर देना चाहूंगा कि नई एजुकेशन पॉलिसी में इस चीज की बात हो रही है, और उसमें ये बहुत जोर देकर के कहा जा रहा है कि हमें आउटकम बेस्ड लर्निंग करनी है। हम लिटरेसी से बहुत आगे निकल गए। जब देश स्वतंत्र हुआ था तो लगभग 40% आधी आबादी हमारी अशिक्षित थी, अब हम ऑलमोस्ट 100% को टच कर चुके हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन में हम पीछे चले गए। दिस इज द टाइम जब हमें आउटकम बेस्ड लर्निंग करनी है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग करनी है, स्किल बेस्ड लर्निंग करनी है, और इसका सबसे अच्छा समय यही है जब हम घर में हैं, और क्यों ना हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के थ्रू इन चीजों को टच करने का प्रयास करें।
So do you think that the instrument of the NCF and the new education policy is enough to bring about change? For example, equality of women is a right, but is it given in real life? Similarly, a lot of great lofty ideals are there in the NCF 2005 and now in the new education policy. So what are the triggers, what are the real triggers to change? मतलब होगी कैसे, परिवर्तन कैसे आएगा? क्योंकि हम लोग जैसे ही स्कूल खुल जाएंगे शायद हम लोग वापस उसी पे चले जाएंगे जैसे पहले थे। तो उसको परिवर्तन में लाने के लिए और क्या चीजें करनी होगी? एक तो ऑफ कोर्स पॉलिसी का तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो विजन देता है, वो डायरेक्शन देता है, लेकिन क्या बोर्ड्स बदलेंगे अपने तरीके, तौर तरीके, जिस चीजों को एग्जामिन करेंगे, जिन चीजों को देखेंगे, जिसको महत्ता देंगे, क्योंकि वही चीजें हम लोग करेंगे। ये एक रियल चीज है कि पेरेंट्स भी कहेंगे बेटा इसी से तुम्हें एडमिशन मिलेगा अगले लेवल पे, तो यही करो, बाकी सब छोड़ो। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो भी लोग इस वेबिनार को ज्वाइन कर रहे हैं और किए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसको एक बार पढ़ लें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो प्रेजेंट एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है, जो ड्राफ्ट एजेंडा है, नेट पर अवेलेबल है, उसको एक बार देखें जरूर। आप जब उसको देखेंगे तो आपकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है वहां से लेकर के, और एजुकेशन पॉलिसी बाय स्टेप बात करती है। एजुकेशन पॉलिसी अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करती है, एजुकेशन पॉलिसी नर्सरिंग की बात करती है, टीचर्स अपग्रेडेशन की बात करती है, इवन बच्चों की वोकेशनल एजुकेशन कैसे लेके आए, स्किलिंग कैसे करें, इनकी बात करती है, उसका तरीका भी बताती है। देखिए, सरकार पॉलिसी देती है, इम्प्लीमेंट तो हमें करना है। तो मैं फिर कहूंगा कि सबसे पहले तो हम एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है उसको पढ़ें। मैं पूछना चाहूंगा, चूंकि आपकी सबकी आवाज में नहीं सुन सकता हूं, लेकिन उत्तर आप ईमानदारी से खुद को दीजिएगा। इस सेमिनार में ज्वाइन किए हुए कितने लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट को पढ़ा है? इसका उत्तर मुझे तो नहीं मिल रहा है। आई थिंक इसका एक समरी डॉक्यूमेंट है 40 पेज का जो लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन अदरवाइज बहुत लंबा है। मैं गांधी मैडम रोकूंगा आपको। आप उम्मीद करती हैं कि क्लास 10th के बच्चे के एसएसटी के 23 चैप्टर्स बच्चे पढ़ लें? एसएसटी के 23 चैप्टर्स बच्चों को पढ़ा करके आप टेस्टिंग करती हैं? गिनिए ना कितने पेज हैं? मोर देन 200 पेजेस बनते हैं। एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नाउ यू आर सेइंग कि आपको 40 पेज दे दिया जाए। नो, आई डू नॉट एग्री। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि हमारे प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को एजुकेशन पॉलिसी पढ़नी चाहिए। गीता है, ये डॉक्यूमेंट है, हमें एनसीएफ पढ़ना चाहिए। जब हम ज्ञान ही हमारे पास नहीं होगा, हमें पता ही नहीं हो। देखिए, आउटकम बेस्ड लर्निंग के लिए टीचर को पता होना चाहिए कुछ चैप्टर में आउटकम क्या निकलना है। जब आपका टीचर आउटकम नहीं पढ़ेगा, जब आपका टीचर एजुकेशन पॉलिसी नहीं पढ़ेगा, जब आपका टीचर मॉन्टेसरी मेथड नहीं पढ़ेगा, जब आपका टीचर किंडरगार्टन टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ेगा, जब आपका टीचर गिजू भाई एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं पढ़ेगा, जब आपका टीचर नई तालीम बुनियादी शिक्षा नहीं पढ़ेगा, जब आपका टीचर, तो फिर रूट लर्निंग तो लेकर के आएगा। टू एक्सपेक्ट। तो मैं फिर इस फोरम के माध्यम से पहला निवेदन करता हूं कि सबसे पहले तो जो हमारी एनसीएफ है, पुराना और नई एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट एक बार पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजों से कन्विंस होंगे और आप फिर उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, बहुत सही प्रश्न गांधी मैडम आपने किया और आपने इस चीज को पूछा है कि हम उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कैसे करें। ऐसा ना हो कि स्कूल खुले और फिर हम चले जाएं। क्या एजुकेशन बोर्ड अपने को चेंज कर रहे हैं? क्या एज सीबीएसई हम असेसमेंट पैटर्न चेंज कर रहे हैं? क्या जो हमारी एकेडमिक्स है उनमें कोई चेंजेस लाने जा रहे हैं? क्या एफिलिएशन देने का तरीका हम बदल रहे हैं या नहीं? क्या, ये बहुत अच्छा प्रश्न, और आपको मैं बताना चाहूंगा इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस बार जो बच्चे बोर्ड एग्जाम, फॉर्चुनेटली सारे बच्चे बोर्ड एग्जाम नहीं दे सके, कुछ पेपर उनके रह गए। अगर बोर्ड एग्जाम में देखें, हम लोगों ने 20% इंटरनल असेसमेंट डाला, आप स्कूलों के ऊपर छोड़ा, क्योंकि आप 365 डेज उनके साथ हैं। हम आप पर भरोसा करते हैं, हम आप पर भरोसा करते हैं कि आप 20-20% का मार्क्स जो बच्चों को देंगे वो उनका एक्चुअल असेसमेंट करके देंगे, जो इंटरनल असेसमेंट है जो आपके पास है। ये एक नया परिवर्तन है, पहले कभी आपने नहीं देखा था। 20% इन ऑल सब्जेक्ट्स इंटरनल असेसमेंट है, एक पैराडाइम शिफ्ट है ये। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके बच्चे जो एग्जाम्स देते थे उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर कंपलसरी होते थे, ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी। हमने 35% इंटरनल ऑप्शंस डाले बच्चों के, आइदर ए और बी। ये एक चेंज है बच्चों के लिए।
तीसरी चीज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को लेकर के क्वेश्चंस इस बार आपके क्वेश्चन पेपर में अप्रोक्सीमेटली 10% है। हमारा टारगेट है कि 2023 तक 100% कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के क्वेश्चंस हम लेकर के आए, जिन क्वेश्चन को रट करके नहीं, सोच करके, एनालाइज करके, सिंथेसिस करके, क्रिएट करके बच्चे उसका उत्तर, ये शिफ्ट होने वाला है। डिमांड बहुत सारे स्कूलों से आ रही है कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस भी थोड़े समय लेकर के आने चाहिए बच्चों के लिए। डिमांड ये भी आ रही है कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, और मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि कोविड के समय में आपको करना ही पड़ेगा, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को लेके आगे आना ही पड़ेगा। ये एक बड़ा सिस्टम होगा जो इस चीज को चेंज कर सकता है। तो ये जो पॉलिसी बहुत करीने से इन चीजों पर प्रकाश डालती है कि हम रोट लर्निंग से कैसे पैराडाइम शिफ्ट करें और बच्चे की कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को कैसे लेकर के आए। वो एजुकेशन पॉलिसी में, और एज ए सीबीएसई बोर्ड आप देखेंगी लास्ट ईयर कुछ आपको मिला, उससे पहले कुछ आपको मिला, और इस वर्ष अगर हमको मौका मिलेगा, जो कि हम उम्मीद करते हैं, तो बहुत सारे चेंजेस आपको मिलेंगे जिसमें आप ये शिकायत नहीं करेंगी कि अगर आप अपने प्रश्नों को बदलेंगे तो हम पढ़ाने का तरीका बदल लेंगे। जरूरत दोनों को है। एज ए बोर्ड हमें अपने प्रश्नों को पूछने का तरीका, असेसमेंट का तरीका बदलना चाहिए, और एज ए टीचर आपको अपने पढ़ाने का तरीका बदलना चाहिए। दोनों जब टॉप पे पहुंचेंगे तो एजुकेशन ऑटोमेटिकली एक सही दिशा में निकलेगी। सर बहुत सारा रिसर्च है, वर्ल्ड वाइड रिसर्च, जिसमें ये निकल के आ रहा है कि भाई ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ अ वेरी गुड रेजिम फॉर गुड आउटकम, लेकिन जो रिसर्च ऑल्सो दिखा रही है कि व्हाट वी मेजर इज व्हाट वी गेट। अगर हम इस चीज को मेजर नहीं करेंगे तो हमें नहीं मिलेगी शिक्षा में, मतलब जनरली स्पीकिंग टीचर्स विल नॉट डू इट। तो इसके बारे में थोड़ा और आपको प्लीज हमें बताना पड़ेगा, टीचर्स कैसे करें, चीजें नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, ठीक है, 10% जोर उस पर आएगा, तो क्या वो रिपोर्ट कार्ड में आएगा? क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किताब लेते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल सिचुएशन। इट सीम्स लाइक कि जो पब्लिशर्स हैं वो डिफाइन कर रहे हैं इंडिया की रियल एजुकेशन, क्योंकि वो किताबें बना के दे देते हैं और उन किताबों को हम रिलीजियसली फॉलो करते हैं। अब वो किताबें कितना रिफ्लेक्ट कर रही हैं एक पॉलिसी, वो एक डिटर्मिनेशन करना पड़ता है। लेकिन नेवरदलेस वी बिगिन विद द बुक, देन वी डिजाइन की कौन से चैप्टर्स पढ़ाने हैं उस बुक के, तो वो सिलेबस बन जाता है, फिर वो टाइम टेबल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसी पे हम टेस्ट रिजल्ट देते हैं और उसी पे हम रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। जबकि हमें बिल्कुल उल्टा चलना चाहिए। आइडली भी रिपोर्ट कार्ड क्या चाहिए, बच्चे को बनाना क्या है, उसके भविष्य से जुड़े हुए क्या क्या चीजें, लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या है, वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसकी, जैसे आपने कहा सोशल इमोशनल मेंटल वेलबींग है, उसकी at the mundane level also, and in a deeper level also. There are so many requirements of development of a child in terms of life skills, core fundamental skills, also along with the competency based, outcomes based learning. तो वो सारी चीजें अगर हम रिपोर्ट कार्ड पहले डिजाइन करें, उसके बाद फिर हम आए असेसमेंट पे कि उस चीजों को हम असेस कैसे करें, क्योंकि टीचर वही करेगी जो असेस करेगी, उसी को पढ़ाएगी। फिर पढ़ाएं क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए पढ़ाई का, और फिर उसके हिसाब से फिर बुक्स एंड सिलेबस वगैरह डिजाइन। तो सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड, तो उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं सर? देखिए, मैं इस चीज से सहमत हूं कि रिपोर्ट कार्ड में अगर चीजें बहुत अच्छे तरीके से हम क्वांटिफाई कर सकेंगे, अगर हम उनको दे सकेंगे, तो पेरेंट और स्टूडेंट्स को मालूम रहेगा कि उसके अंदर क्या डेवलप हुआ। रिपोर्ट कार्ड एक इम्पोर्टेंट चीज है। आप रिपोर्ट कार्ड को बदल सकते हैं। 1 to 9 and 11 स्कूलों के हाथ में होता है। ओनली 10th and 12th हम बोर्ड एग्जाम्स लेते हैं, और बोर्ड एग्जाम्स ज्यादातर चीजें हम उसकी नॉलेज टेस्टिंग करते हैं, जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि बोर्ड को भी अपने को बदलने की जरूरत है, और हम लगातार अपने को बदल रहे हैं, प्रोग्रेसिव बोर्ड की तरह कर रहे हैं। बट 1 to 9 and 11 स्कूलों के हाथ में बच्चे होते हैं, और उनके पास ऑलमोस्ट एलेबोरेटिव रिपोर्ट कार्ड होता है जिसमें इन चीजों को डेवलप कर लेते हैं। मैं इसे फुली एग्री करता हूँ, और रिपोर्ट कार्ड में वो चीजें होनी चाहिए जो हम बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं। लाइक अगर हम बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, तो टीचर, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए कि कॉम्पिटेंसीज क्या हैं और कॉम्पिटेंसीज डेवलप कैसे हो रही हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया। लिटरेचर की टीचर अगर क्लास में एक पोएम पढ़ा रही है, तो पोएम पढ़ा करके क्या कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है, पोएम पढ़ा करके क्या कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है, अगर आप मुझसे पूछिए तो उस पोएम को पढ़ा करके पहली कॉम्पिटेंसी ये होती है कि बच्चा वैसे ही एक पोएम लिख सकता है या नहीं। अगर वैसी पोएम लिखने की कॉम्पिटेंसी आई तो एक डेवलप। दूसरा, पोएम को वो अच्छे से सुना सकता है या नहीं।
जो उसकी लय होती, जो उसकी स्टाइल होती, उसमें पब्लिक स्पीकिंग की डेवलप हुई। तीसरा, जो पोएम है उस पोएम को वो किसी स्टोरी से रिलेट कर सकता है, नेचर से रिलेट कर सकता है, दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट कर सकता है, आर्ट से रिलेट कर सकता है कि नहीं, ये तीसरी कॉम्पिटेंसी डेवलप हुई। चौथी चीज, इसके थ्रू बच्चे में क्रिएटिविटी आती है, इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, डिस्कवरी आती है। ऐसे ही आप मैथ उठा लीजिए या ऐसे आप साइंस उठा लीजिए, एसएसटी उठा लीजिए, तो हर चैप्टर, हर बुक किसी न किसी कॉम्पिटेंसी की डिमांड करती है। और ये क्या कॉम्पिटेंसी है, ये लर्निंग आउटकम्स में दिखाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके माध्यम से मैं रिपीट बार बार करूंगा, क्योंकि इसको मैक्सिमम टीचर नहीं जानते हैं और नहीं समझते हैं। मैं जब फेस टू फेस प्रिंसिपल से मीटिंग रहती है मेरी, बहुत सारे प्रिंसिपल भी इस चीजों को लेकर अवेयर नहीं होते हैं। आपकी लिटरेचर में 15 चैप्टर्स हैं, फिजिक्स में सपोज करिए 10 चैप्टर्स हैं, साइंस केमिस्ट्री में सपोज करिए 15 चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर में उसका क्या आउटकम है, क्या कॉम्पिटेंसी उसमें डेवलप होनी है, ये एनसीईआरटी के एनसीईआरटी ने जो आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट है उसमें लिख करके दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार टीचर और प्रिंसिपल उसको देखें, क्लास में जाने के पहले वो फील करें कि जिस चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट सिर्फ 100 में 100 नंबर लेना है, या कोई कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है, कोई स्किल डेवलप करनी है, उसका कोई आउटकम लेना है। करना किसको है? टीचर को। किसको करना है? पेरेंट को। कराना किसको है? प्रिंसिपल को। हम पॉलिसी दे सकते हैं, हमने पॉलिसी दे दी, हम आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को पैरामीटर को चेक करने के लिए ग्राफ दे सकते हैं, एनसीईआरटी ने आपको दे दिया। अल्टरनेटिव कैलेंडर, जिसको हम बार बार बोल रहे हैं, एनसीईआरटी ने अभी अल्टरनेटिव कैलेंडर आपके सामने दे दिया, और उसमें चीजें हैं। तो ये चीजें, लेकिन इंप्लीमेंट तो प्रिंसिपल और टीचर को एज ए टीम करना। बहुत सारे प्रिंसिपल और टीचर्स दुनिया चेंज कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। देयर आर मोर देन 1000 स्कूल्स जो इन चीजों को कर रहे हैं, लेकिन जरूरत एक टीम में इसको इंप्लीमेंट करने की है। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को लेकर के है, स्किलिंग को लेकर के है। बच्चे जब निकले, लेकिन इसको कराने की जिम्मेदारी तो हमारे टीचर और प्रिंसिपल्स की है, और हम छोड़ नहीं सकते इन चीजों को। इसलिए हम लोग जो गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, अब आपको एक सूचना मैं आज देना चाहूंगा जो कि कुछ दिनों बाद आएगा। स्कूल अपना सेल्फ डिस्क्लोजर रिपोर्ट देते हैं, स्कूल अपना ओएसिस का फॉर्म भरते हैं, स्कूल अपना एक्सटेंशन अप्लाई करते हैं। आप हमारे एफिलिएशन के तरीकों को एक बार चेक करिए। चूंकि आप पुराने स्कूल हैं तो आपको अंतर अभी दिखा नहीं है, लेकिन आप एक्सटेंशन के फॉर्मेट को चेक करें, एफिलिएशन के फॉर्मेट को चेक करें। हम लोगों ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करते थे, बिल्डिंग चेक करते थे, कमरे चेक करते थे, बुक्स गिनते थे, उनको पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर दिया किस पे? एकेडमिक ओरिएंटेशन पे। अब क्या नुकसान क्या है? हमने एक फॉर्मेट बनाया 50 पेज का, हमारे 2 इंस्पेक्टर साहब के स्कूल को चेक करने के, उनकी ड्यूटी है कि 50, 20, 80 पेज के उस फॉर्मेट को रीड करें, समझें, स्कूल में 2 दिन बैठें और चेक करें कि वेदर स्कूल वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं, डिलीवरी कर रहा है कि नहीं। तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। एज ए स्कूल आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब आप सेल्फ डिस्क्लोजर भर रहे हैं, जब आप फॉर्म भर रहे हैं, तो जो आप टिक करते जा रहे हैं, यस यस एक्चुअली आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये दोनों चीजें ब्लेंडेड अप्रोच है, तो लेके चलना पड़ेगा। बट हम होपफुल इसलिए हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी भी इनको टच करती है, और ये चीजों को लेकर के दुनिया और हमारा जो देश है अवेयर हो रहा है। और कुछ ही दिनों बाद आपके सामने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट लेकर के सीबीएसई आएगी, आपके हाथ में जाएंगे, जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि उसको एक दिशा मिलेगी। हम अभी नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं, बट कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हम आपके लिए हैंड होल्ड करने के लिए डेवलप करें, जिसमें आपको हाथ पकड़ करके हम सिखाने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से चलिए तो स्कूल कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को अचीव करेगा, स्किलिंग को अचीव करेगा, और जो देश की स्थिति हो चेंज आएगी। So, बहुत सही है, और we look forward to these documents and to these new directions. And I am quite confident that with you as being the at the helm of affairs, guiding with a vision, with a heart, not just the head, I think we are going to see profound changes, and we already have seen, not just in the procedures and the admin requirements and how they then filter us as schools into focusing on more important agendas, but also in terms of how you're talking about all kinds of experiential learning, hands-on learning, project-based learning, bringing the home closer together, the transparency between home and school, which comes from greater interaction with the parent, more meaningful interaction with the parent,
and so forth. So I think there's a lot of new agendas on the table. The worry always is that, how to roll them out, how to get them to work. For example, one of the things that will play probably a very, very important role is training of school heads in these new methods and them understanding in a real way. This is a start. Like this, workshop, webinar on the net is just a beginning of a thought process that you've unleashed and you've shared with us. But we need a lot more hands-on training. And what does it mean? How do we concretely do this in our own school context? The second is, of course, teacher training. I think the teachers are really sometimes being pulled in too many directions. For them, it's like a graveyard with, more being added and nothing taken out. So if that is the case, then it's going to be very difficult to introduce new things. So certain things will have to be taken out. You're saying there is a leaner, thinner, meaner, agenda in terms of academics. And that will probably mean that we are learning or giving space or more space for life skills and some other things that are more important. So what is your view on how to get the country's principals, teachers, educators, who in their heart are obviously very concerned that they're giving the right thing? And as you have said, and please do clarify, is it true that till class 8, every single school is free to do what they want to do? And the only time the board really plays heavy is in class 9, 10, 11, and 12, and the board exams 10 and 12. And that means they have the freedom to go innovate and do a variety of things and showcase with their own innovative approaches the outcomes that we are seeking, rather than hold them hostage to the processes or to examinations. We're actually giving them a free agenda. And to what extent is that true? जी सुनीता जी, एंड मैं देखिए मेरे बताने की जरूरत नहीं है, हम सबको मालूम है कि सीबीएसई एक ऑटोनोमस बॉडी है और सीबीएसई के स्कूल की ब्यूटी है कि हम स्कूलों को फुल ऑटोनॉमी देते हैं। हम आफ्टर 5 ईयर आप हमारे पास एक्सटेंशन के लिए आते हैं, बाकी हम आपको टच नहीं करते, हम सिर्फ आपसे हैंड होल्ड करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, आपको जरूरत होती है तो आपको मदद करते हैं, बाकी हम कभी आपकी इंटरनल प्रोसेस को इंटरवीन भी नहीं करते। 1 to 9th and 11th 100% ऑफ फ्रीडम आपके पास है। whatever method, whatever pedagogy, whatever teaching learning process, आप फ्री हैं। whatever आपका टेस्टिंग का तरीका, यू आर फुली फ्री कि किस तरीके से आप अपने बच्चे को एजुकेट करते हैं, किस तरीके से ग्रूम करते हैं और कैसे उनकी टेस्टिंग करते हैं। तो आपकी फ्रीडम नॉट ओनली 8th 9th तक 11th तक है, मैं ये भी कहूंगा कि जो 10th and 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं वहां भी ऑलमोस्ट बहुत सारी ऑटोनॉमी आपके पास है, ये चीजें आपके पास है। मैं एक चीज इसी चीज से जोड़ करके आपसे कहना चाहूंगा, आपने चूंकि टीचर ट्रेनिंग और टीचर के अपग्रेडेशन की बात कही है, मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि 7 days की टीचर ट्रेनिंग सीबीएसई ने कंपलसरी की है। 2018 का जो एफिलिएशन बायलॉज है उसमें 7 days की टीचर्स की ट्रेनिंग हमने कंपलसरी की है। उसमें कुछ दिन हमने इन हाउस ट्रेनिंग रखी है, कुछ दिन हमने एक्सपर्ट ट्रेनिंग की है। जब आप एक्सटेंशन डिमांड करते हैं तो आपको भरना पड़ता है कि आपके 100% टीचर ट्रेंड हो गए हैं या नहीं। अभी हम लिबरल हैं क्योंकि नया तरीका है, नई चीज है, बट आपको अपने 100% टीचर को एवरी ईयर ट्रेंड और अपग्रेड करना ही है। दिस इज द वे जिससे आपके टीचर अवेयर होंगे वर्ल्ड वाइड क्या चेंजेस हो रहे हैं, नई नई चीजें क्या एजुकेशन में डेवलप हो रही है। अदरवाइज sorry sir, I'm so sorry to interrupt, but a clarification is urgently needed. Are you thinking of training through the CEDs, or that schools are free to take training from anywhere? Or can you please clarify that? 2018 का जो एफिलिएशन बायलॉज है हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसके आप ट्रेनिंग क्लास को क्लिक करिए, आपको सारा आंसर मिल जाएगा। आप ट्रेनिंग कराने के लिए फुली फ्री हैं। सबसे पहले तो ये कि उसमें 2 days की इन हाउस ट्रेनिंग है, जिसमें प्रिंसिपल अपने ही स्कूल में अपने रिसोर्सेज के थ्रू, नेबरिंग स्कूल्स के थ्रू इन चीजों को ट्रेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑनलाइन ट्रेनिंग का ऑप्शन भी हमने दिया है कि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमने बोला है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हमने दिया है। रिकॉग्नाइज्ड मींस सीबीएसई के इंस्टीट्यूट्स हैं, एनसीईआरटी इंस्टीट्यूट्स हैं, केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय के इंस्टीट्यूट्स हैं, स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज कॉलेज के इंस्टीट्यूट्स हैं, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। मैं आपसे कहूँगा एक बार उस सर्कुलर को देखें, बायलॉज को देखें, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरह की ट्रेनिंग आपके टीचर को देनी है। अब एक चीज मैं और डिस्कस, चूंकि ट्रेनिंग की अपग्रेडेशन की बात हो रही है सुनीता जी, तो मैं एक चीज और आपसे डिस्कस करना चाहूंगा।
लास्ट 1 ईयर में सीबीएसई ने 20 मैनुअल्स लॉन्च किए हैं फॉर द टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स, और ये मैनुअल्स बनाने का काम हमारे प्रिंसिपल और टीचर की टीम ने ही किया है, हमारे किसी ऑफिसर ने नहीं बनाया है। हम कमेटीज बनाते हैं पूरे कंट्री से, वर्ल्ड वाइड हम अच्छे टीचर्स एक्सपर्ट्स कॉल करते हैं, उनको हम 1 महीने 2 महीने का समय देते हैं, फिर उसका क्यूरेशन होता है, उसकी कंपोजिंग होती है, उसकी टेस्टिंग होती है, उसके प्रैक्टिकल अप्रोच देखी जाती है, मोर देन 1000 लोग उसको चेक करते हैं, फाइनली हम एक मैनुअल लेके आपके सामने आते हैं। लास्ट 1 ईयर में मोर देन 20 मैनुअल्स हम लोगों ने आपके सबमिट किए और हमारी वेबसाइट पर हर मैनुअल अवेलेबल है। हमने एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मैनुअल आपके सामने दिया है, हमने टीचर्स मैनुअल आपको दिया है, हमने स्टूडेंट्स मैनुअल आपको दिया है, हम पेरेंट्स मैनुअल लेकर के आपके सामने आ रहे हैं, हम वेलबीइंग के लिए मैनुअल्स को लेकर के आ रहे हैं। मोर देन 20 मैनुअल्स हमने आपके सामने दिए हैं। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आप सारे प्रिंसिपल और टीचर से, इस समय अगर आपके पास घर में समय है और फुर्सत में है तो उस मैनुअल्स को पढ़ें जरूर, क्योंकि जब आप नॉलेज नहीं बढ़ाएंगे तो फिर आप अपने बच्चों को डिलीवरी भी नहीं दे पाएंगे। जब आप किचन में जाती हैं तो आपको खाना बनाना आता है, लेकिन आपको एवरीडे पूरी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कल आपने खाना बनाया था और आपको आज हाथ नहीं चलाना है, आज आपको नमक नहीं डालना है, आपको उससे बेटर में एवरीडे सेम। जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट मैदान में जाते थे तो ऐसा नहीं था कि पिछले वर्ल्ड कप में अगर जीत लिए तो आगे बिना कुछ किए जीत जाएंगे। आई एम सेइंग कि दुनिया में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जितने लोगों ने दुनिया को बदला है, जो टॉप तक पहुंचे हैं, उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है, पैशनेट रहे, जुनूनी रहे हैं। बिना कड़ी मेहनत के कुछ नहीं मिलना। अगर देश के भविष्य को बदलना है, एजुकेशन के पैराडाइम को शिफ्ट करना है, रोड लर्निंग को एक्सपीरियंशियल पर लेकर के जाना है, सड़क पर जो हम 40 करोड़ मजदूर हमारे खड़े, उनकी स्किलिंग करनी है, उनको एक लेवल तक लेकर के आना है कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, स्वावलंबी हो सके, कुछ बना सके, कुछ कर सके। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जूझना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और इस मेहनत करने की शुरुआत में टीचर और प्रिंसिपल से इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपके पास मैनुअल्स हैं, आपके पास कोर्स हैं, आपके पास एजुकेशन पॉलिसीज हैं, आपके पास एनसीएफ है, आपके पास बुक्स है, आप उनका अध्ययन करें, उसको उतारें और उसको इम्प्लीमेंट करें अपने क्लासरूम्स में। तो मैं आपके फोरम के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो मैनुअल्स हमने निकाले हैं, एक बार फिर इसका प्रश्न पूछता हूँ, उत्तर आप खुद से दीजिए। इस सीबीएसई द्वारा जारी किए गए 20 मैनुअल्स में से कितने मैनुअल्स आज इस वेबिनार में अटेंड कर रहे लोगों ने पढ़ा है? कितने ऐसे प्रिंसिपल और टीचर्स हैं जिन्होंने इस मैनुअल को रीड किया है? कितने ऐसे प्रिंसिपल और टीचर्स हैं जिन्होंने 2005 के एनसीएफ को पढ़ा है? कितने ऐसे प्रिंसिपल और टीचर हैं जिन्होंने अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट को या 86 की एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ा है? कितने ऐसे टीचर्स और प्रिंसिपल्स हैं जो एवरी ईयर कुछ ना कुछ दुनिया में जो चीजें हो रही हैं उनको पढ़ते हैं, समझते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं? तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा इस फोरम के माध्यम से कि ये कोविड का समय है, आप सब घर में हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं, बच्चों के साथ लगे हुए हैं, लेकिन अपने अपग्रेडेशन के लिए जो मैनुअल्स हैं एक बार उसको रीड करें। मैं एक बार दोबारा रिट्रीट करूंगा, एक बार मैं भेजूंगा ऑल, जो मेरा सर्कुलर है ऑल स्कूल्स को मैं विद इन 24 आवर दोबारा मैं मेल करूंगा, हाइपर लिंक उसमें अवेलेबल है। हम व्हाट्सएप भी करेंगे, हम आपको भी करेंगे, आप जितने स्कूल हैं उनको भेज दीजिएगा, जो एटलीस्ट आज पार्टिसिपेट कराएं उन्हें मेरा सर्कुलर भेज देंगे। उस सर्कुलर में सारे मैनुअल की हाइपर लिंक है, क्लिक करते ही आपके मोबाइल पे अवेलेबल है। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उसको 1-1 घंटे 2-2 घंटे रीड करें, उसको अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करें। और अगर आप 2 कदम आगे बढ़ाएंगे तो एजुकेशन की जो चीज है वो एक दिशा में आगे बढ़ेगी। So this is fantastic. Of the 20 manuals like on self-discipline, gender equality, so many things are there that these wonderful manuals have been created on. But I must say, obviously, that if the challenge is कि हर टीचर पढ़े और समझे और स्कूल्स इनके लिए सेशंस ले टीचर्स के साथ, तो एक समस्या जो आती है, बिकॉज आई एम डीलिंग विद द प्रैक्टिकल लैबोरेटरी ऑफ अ स्कूल, दैट टाइम कहाँ से मिलेगा? ज्यादातर टीचर्स एजुकेशन सिस्टम में आपसे कहेंगे कि हम बहुत बिजी हैं सिलेबस कंप्लीट करने में, तो एक तो उनको आने और जाने के बीच में जो टाइम लगता है उतना ही वो स्कूल में देते हैं, उसके बाद फिर होमवर्क करेक्शन में भी टाइम देते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी के लिए तो बिल्कुल टाइम टीचर्स नहीं देते हैं। ना ही उनको स्कूलों में मौका मिलता है कि वो अपना कुछ समय स्कूल निकालें
और उसमें टीचरों को पढ़ाने की कोशिश करें, उनको मोटिवेट करने की कोशिश करें, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करें, उनको समान पढ़ने को दें, उनकी ट्रेनिंग करें, उनको इस बेसिस पे कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करें। इस चीजों के लिए एक सिस्टेमिक चेंज लाना पड़ेगा। मे बी वन गाइडलाइन विल बी वेरी हेल्पफुल. If we can say, like we are trying to do in our schools, we are saying Saturday is a learning day for the teachers. Children come, they do lots of other activities, and this is activity day for them, no bag day, and the teachers are learning, the sports teachers, music teachers and all that take care of the children, while the other teachers learn about pedagogy, and they share their successes, they read things and they hear speakers, and they'll do, I mean, at this point in time we can assume a lot of online learning they can also do. So a space has to be created in the school, otherwise it won't happen. What's your view on this? परफेक्टली फाइन। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहूंगा। 2008 से 2012 तक मैं मसूरी में ओक ग्रो स्कूल में प्रिंसिपल था। दैट्स अ बोर्डिंग स्कूल एंड मोर देन 100 ईयर ओल्ड स्कूल। हम जितने भी हमारे टीचर्स थे, हम लोगों ने मिलकर के एक प्लान किया था, और 100% टीचर जो है उस सेल्फ मोटिवेटेड जो इंटरनल ट्रेनिंग सेशन हमारा था, जिसको इन हाउस ट्रेनिंग करते, हमने उसको अटेंड कराया था। एक छोटा सा अनुभव हमारे पास है जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। हम लोग अपने स्कूल में क्या करते थे, जब मैं वहां शेयर कर रहा हूँ, हमारा एक ज्योग्राफी का टीचर 40 मिनट क्लास ले रहा है, और समटाइम हिस्ट्री, समटाइम लिटरेचर, समटाइम मैथ का टीचर उसकी क्लास में बैठता। टीचर बच्चों को टीच कर रहा है, और 1 या 2 या 3 टीचर विद प्रिंसिपल, विदाउट प्रिंसिपल हम बैठते थे, और ऐसे हम लगातार हर टीचर की क्लासरूम को हम लोग अटेंड करते थे। उसका एक 20-25 पॉइंटर एक फॉर्मेट होता था, जिसमें हम टिक करते थे। टिक क्या करते थे कि टीचर ने जो 40 मिनट्स में टीच किया है, उसका वर्बल रीइंफोर्समेंट कैसा है, उसकी पेडागोजी कैसी है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसी है, स्टोरी टेलिंग कैसी है, आर्ट इंटीग्रेशन कैसा है, क्वेश्चन आंसर कैसा है, क्यूरियस बच्चे हो रहे हैं कि नहीं, मोनोटोनस एटमॉस्फेयर टीचर ने ब्रेक किया कि नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट किया कि नहीं, दूसरे सब्जेक्ट से इंटीग्रेट किया कि नहीं, राइट? बच्चों से उसने कोई क्विज कराया कि नहीं, उसमें बच्चों को कोई गेम कराया कि नहीं, बच्चों को फन कराया कि नहीं, बच्चों के जीवन से जोड़ा कि नहीं। जो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, थोड़ा स्लो लर्नर हैं, बैक बेंचर्स हैं, उनको अटेंटिव किया कि नहीं। इन पॉइंटर के थ्रू हम लोग हर टीचर को टिक करते थे, एंड आफ्टर 3, 4, 5 सेशंस वो टीचर ने ह्यूज इंप्रूव किया अपने, क्योंकि सबसे पहले उसको फील हुआ। ज्यादातर टीचर को पता ही नहीं होता वो क्या पढ़ा रहे हैं। हमारे स्कूलों में मैक्सिमम प्रिंसिपल्स को पता ही नहीं है कि उनके अंदर क्या कैपेसिटी होनी चाहिए। जैसे हनुमान जी को जामवंत ने याद दिलाया था, तुम्हारे अंदर ताकत है और तुम समुद्र पार कर सकते हो, वैसे टीचर्स को जगाने का काम प्रिंसिपल्स का, एज ए पेडागोजिकल लीडर। टीचर्स को पता ही नहीं होता कई बार कि उसको किस तरीके से, वो सोचता है कि जो उसके पास है वही बेस्ट है। तो अगर प्रिंसिपल अपने टीचर्स को इस तरह की चीज याद दिलाएंगे, मॉनिटर करेंगे, ट्रेंड करेंगे, अपग्रेड करेंगे, उनको वीडियोस दिखाएंगे, दूसरे टीचर की क्लास में भेजेंगे, पड़ोस के स्कूल में लेके जाएंगे, दूसरे टीचर को शेयर करेंगे, बच्चों से फीडबैक प्रॉपर लेंगे, तो टीचर अपग्रेड करेगा। तो दिस इज द टाइम जब हम अपने टीचर और प्रिंसिपल को सेल्फ असेसमेंट के थ्रू अपग्रेड कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। अच्छे लोग जो होते हैं ना, वो जिंदगी भर सीखते हैं। एपीजे कलाम कहते थे ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, हम पूरे जीवन भर सीखते रहते हैं, और सबसे ज्यादा सिखाने के लिए तो बच्चे होते हैं, तो आपके पास तो बच्चे स्कूल में रहते ही हैं। तो एक तरीका है जो इस ट्रेनिंग के थ्रू अपग्रेड करके हम बच्चों को, टीचर को, पेरेंट्स को, प्रिंसिपल्स को सिखा सकते हैं, और एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हमें लेना चाहिए। देखिए, पहली चीज, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, अगर आपकी एक्सपेक्ट करती हैं कि आपके बच्चे 5 बुक्स पढ़ करके 100 में 100 लेके आए, और आपके रिजल्ट, आपके स्कूल के रिजल्ट को बेस्ट सिटी का रिजल्ट दें, और आप जब रिजल्ट निकले तो आप पेपर में निकलवाती हैं बड़े बड़े कि हमारे स्कूल के बच्चों ने टॉप किया, तो आपसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, और बच्चे भी एक्सपेक्ट करते हैं, उसके टीचर भी मेहनत करें, उसके प्रिंसिपल भी मेहनत करें, वो नई टेक्नोलॉजी लेके आए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस लेकर के आए, नई पेडागोजी लेकर के आए, जिससे बच्चों का जीवन आनंदित हो, उनकी लर्निंग बेटर हो, एक्सपीरियंशियल हो, प्रोजेक्ट बेस्ड हो। हम क्यों नहीं एक्सपेक्ट करें? अब ये कैसे कह सकते हैं टीचर के पास समय नहीं? समय सबके पास 24 आवर है। सुनीता गांधी जी, एनसीईआरटी बुक्स आप उठाइए, किसी भी क्लास की उठाइए, आप 9th की बुक उठाइए अगर आपके सामने हो, और उसका प्रीफेस पलटिए, 2 पेज के प्रीफेस में यही चीजें लिखी है जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, और आज से नहीं, 30 ईयर पहले से लिखी हुई है कि टीचर को एक्टिविटी उसमें क्या करानी है। आपकी एनसीईआरटी बुक्स में बूझो और जानो की पहेलियां होती हैं, वो क्यों हैं?
वो पढ़ाने का तरीका है। लेकिन टीचर कहता है कि छोड़ दो, स्कूल में नहीं आए, एग्जाम में नहीं आएगा। प्रीफेस में क्या करना है टीचर छोड़ देता है, उसको नहीं पढ़ना है, काट देते हैं ज्यादातर लोग, ये एग्जाम में नहीं आएगा। नो, एज ए प्रिंसिपल ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप नई नई चीजों को लेकर के आए, तो मेहनत करना पड़ेगा। प्रिंसिपल को अपने टोज पर रहना पड़ेगा, पेडागोजिकल लीडर बनना पड़ेगा, और करेंगे तो आएंगे, नहीं तो नहीं होगा। और हम तो ट्रेंड करने जा ही रहे हैं, हम अपने 100% प्रिंसिपल को ट्रेंड करने जा रहे हैं। हमने हब्स ऑफ लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया है। अभी हम लिबरल हैं, हम आपसे जब फॉर्म भरा रहे हैं तो हमने कंपलसरी तो किया है ट्रेनिंग, हम थ्रस्ट नहीं दे रहे हैं। हब्स ऑफ लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया है कि धीरे धीरे आप उस प्लेटफॉर्म पर आए। मैं अपनी बात को अगर समराइज करूं गांधी मैडम, क्योंकि समय बहुत लंबा हो रहा है, मुझे लग रहा है कि सेशन को अगर हम समय पर जो है कंक्लूड नहीं करेंगे तो लोगों की जो लर्निंग आउटकम होगा उस सेशन का पूरा निकल के नहीं आएगा। और अगर मैं 1 मिनट में कंक्लूड करूं तो अल्टीमेटली एजुकेशन का जो एम होता है वो है बच्चों की ग्रूमिंग, उनका करेक्टर बिल्डिंग, उनकी वेलबींग और उनका कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और इसका बेस्ट वे आउट है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कि अपने हाथों से करके सीखें, प्रोजेक्ट बेस्ड सीखें, और बच्चे लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू कर सकें। ये कहना आसान है, आज से 40 साल पहले की एजुकेशन पॉलिसी भी यही कहती है। इम्प्लीमेंट आपको करना है, टीचर को करना है, प्रिंसिपल करना है। और इसके लिए आपको प्रिंसिपल, टीचर और पेरेंट को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जूझना पड़ेगा, आसान नहीं है। मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। आपको अपने टोच पर रह के मॉनिटर करके इस चीज को लागू कराना पड़ेगा, और तब जाकर के इसका रिजल्ट निकलेगा। और जब आप इसको लागू करेंगे तो देश की पूरा देश का पैराडाइम शिफ्ट होगा। तभी 40 करोड़ गरीब मजदूर सड़क पर नहीं होंगे जो भूखों मर रहे हैं। तब हर बच्चा आपका स्किल्ड होगा, अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा, स्वावलंबी होगा, और देश आगे बढ़ सकेगा। जितना देर से करेंगी उतना देर सफलता मिलेगी, जितनी जल्दी करेंगी उतना जल्दी आपका देश वहां तक पहुंचेगा। जी सर, बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपने दिया सर। बस एक चीज और रह गई थी मेरे एजेंडा पे, जो मैं आपसे के बाद फिर आप उसको समाप्त कर सकते हैं सेशन को। वो है कि जब हम चाहते हैं कि टीचर्स अपग्रेड करें, क्योंकि जैसे कि कहा जाता है, एंड्रियास श्लाइस्टर ने बोला है, एक बार रिपीट करेंगे, जो कि पीसा के हेड हैं, तो उन्होंने बोला है कि नो स्कूल कैन आउट परफॉर्म द क्वालिटी ऑफ इट्स टीचर्स। जब तक क्वालिटी टीचर नहीं होगा तब तक हमारे स्कूलों में परिवर्तन नहीं आएगा। क्वालिटी टीचर का बनाने में जो कई देशों ने किया है, जैसे कि एक तो उन्होंने मौका दिया है कि टीचर्स मिलेंगे एक दूसरे से और शेयरिंग ऑफ सक्सेसेस एंड शेयरिंग ऑफ डिफिकल्टीज करेंगे, तो उस शेयरिंग में उनका मनोबल भी बनता है। एक दूसरे शेयर करते हैं तो उनके अंदर थोड़ा और तत्परता आती है सीखने की। तो ये एक सिस्टमिक तरीके से किया जा सकता है अगर निर्देश आपकी तरफ से आए, किसी भी तरह पॉलिसी मेकर्स चीज को इम्पोर्टेंस दें। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि रिसर्च करना। तो रिसर्च ये कि एक्शन रिसर्च तो सीखते हैं बीएड कॉलेजेस में, लेकिन उसके बाद उसका प्रयोग नहीं किया जाता स्कूलों में। तो जो भी वो कर रहे हैं, अगर कोई समस्या है क्लास में तो उसको लेके एक नवीन तरीके से वो ट्राई करें, उसको एक रिसर्च फॉर्म में लिख भी लें और उस रिसर्च को फिर शेयर करें। तो एक कुछ हो रिसर्च का, जैसे कि मैंने देखा, मैं सिंगापुर गई थी तो बड़ा इंप्रेसिव लगा मुझे कि टीचर्स को रिसर्च करने के लिए कुछ वो मदद भी करते हैं, फाइनेंशियल मदद भी करते हैं और मोटिवेट करते हैं। तो क्या इसके लिए कुछ विचार आपके हैं? क्योंकि मुझे लगता है वहां पर परिवर्तन ज्यादा आएगा। जैसे आप कहते हैं अगर हम उसको मेहनत नहीं करेंगे इस समय तो ज्यादा समय लगेगा परिवर्तन लाने में, लेकिन मुझे लगता है अगर रिसर्च करेंगे हम लोग और रिसर्च को मेन स्ट्रीम करेंगे और टीचर्स को मौका देंगे कि वो अपनी रिसर्च को शेयर करें, तो उससे उनके अंदर परिवर्तन लाने की भावना और भी बढ़ेगी और मोटिवेशन भी बढ़ेगा जब वो शेयर करेंगे अपनी रिसर्च को। इसको कहने के बाद फिर आप समराइज भी कर सकते हैं सर। थैंक यू सुनीता जी। 2-3 छोटी छोटी चीजें हम डिस्कस करना चाहेंगे इस चीज को लेकर के। सबसे पहले तो ये कि सीबीएसई ने अपने प्रिंसिपल को पेडागोजिकल लीडर कहा है, और पेडागोजिकल लीडरशिप का मैनुअल हमने लॉन्च कर दिया है। प्रिंसिपल्स एज ए पेडागोजिकल लीडर, ये मैनुअल हमने 7-8 महीने पहले लॉन्च किया है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे प्रिंसिपल उनको पढ़ेंगे, अडॉप्ट करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि अगर टीचर पेडागोजिकल लीडर होगा तो अपने अंडर के 100-150 टीचर्स को भी अपने लायक और अपने से बेटर बना सकेगा। जैसे माँ बाप का सपना होता है कि बच्चे उनसे बेहतर निकले, वैसे प्रिंसिपल का भी सपना होना चाहिए कि टीचर उनसे बेटर टीचर बने।
और वो पेडागोजिकल लीडर है, उसकी ड्यूटी है अपने से बेटर टीचर क्रिएट करना। ये सीबीएसई ने अपना एक पैराडाइम शिफ्ट किया है और हमने अपने प्रिंसिपल को पेडागोजिकल लीडर की पदवी दी है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीजें होंगी और ये शुरुआत हो चुकी है। नंबर 2, आपने अच्छी बात बोली कि हमें दूसरे स्कूलों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना चाहिए। चक्के को पूरी तरह से घुमाने की जरूरत नहीं है। हमारे आस पड़ोस के सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं जहां हमसे बेहतर काम हो रहा है, हमसे बेहतर टीचर होंगे, हमसे बेहतर प्रिंसिपल होंगे, हमसे बेहतर रिसर्च हो रही होगी, हमसे बेहतर इनोवेटिव तरीका अपना रहे होंगे। उसके लिए हमने हब्स ऑफ लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया है कि 5 या 6 स्कूल आपस में मिलें और एक दूसरे से शेयर करें, टीचर रिसोर्स शेयर करें, स्पोर्ट्स रिसोर्स शेयर करें, नॉलेज शेयर करें, कंटेंट शेयर करें, ई लर्निंग शेयर करें, क्लासरूम शेयर करें, जितनी चीजें। एंड ये 5 का ग्रुप एनुअली पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिसर्चर्स को शेयर करें। तो दूसरा चेंजेस सीबीएसई ने किया है हब्स ऑफ लर्निंग के थ्रू कि हम कैसे एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करें। तीसरा, अभी विद्यादान का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है मंत्री जी ने। इसके पहले दीक्षा पोर्टल आपके पास है। लाखों टीचर्स दीक्षा पोर्टल पे अपना बेस्ट एफर्ट दे रहे हैं। आप देखा जाए तो विद्यादान या दीक्षा पोर्टल पर बहुत सारी चीजें हैं और अच्छे अच्छे टीचर डाल रहे हैं। हमारे टीचर्स की हैबिट होनी चाहिए कि क्लासरूम में जाने के पहले वो सर्च करे कि उस टॉपिक पर दुनिया में नया क्या है। आपकी एक टीचर 40 मिनट का क्लास लेने के पहले 10 मिनट अगर सर्च कर लेगी कि वर्ल्ड वाइड उसमें क्या रिसर्च हुई है, तो उसका 40 मिनट बेटर होगा। तो एज ए प्रिंसिपल मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि टीचर्स की हैबिट डालें कि टीच करने के पहले उस कंटेंट को पढ़े, सेल्फ ओरिएंटेड ही नहीं, उस कंटेंट के वर्ल्ड वाइड चीजों को देखे कि उसमें क्या हो रहा है, और उसके बाद जब क्लास लेंगे तो बेटर होगा। तो ये 2 चेंजेस हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। 1 हमने हब्स ऑफ लर्निंग का, दूसरा पेडागोजिकल लीडर्स का, एंड तीसरा हमने ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट दिया है। एक चौथी अच्छी चीज बता दें, ऑनलाइन ट्रेनिंग हम लोगों ने लॉन्च कर दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च की है। और ऑनलाइन ट्रेनिंग अभी लास्ट 40 डेज में हम लोगों ने 70,000 टीचर्स को ऑनलाइन ट्रेंड किया है और हमने 30 मई तक का कैलेंडर निकाला है। हम रिक्वेस्ट करेंगे आप सारे प्रिंसिपल से, दिस इज द टाइम जब आपके टीचर ऑनलाइन उस ट्रेनिंग के फॉर्मेट पे रजिस्ट्रेशन करें और ऑनलाइन ट्रेनिंग को प्राप्त करें। ये एक चीज मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा। आपने सुनीता जी एक अच्छी बात कही कि आपने सिंगापुर का जिक्र किया और सिंगापुर में बताया आपने कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वहां इस तरह की चीजों हैं। मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा फिनलैंड, सिंगापुर एंड जर्मनी, 3 कंट्रीज हम लोगों ने विजिट किया, उस पर एक कॉन्सेप्ट पेपर सबमिट किया और हमने इंडिया से कंपेयर किया। जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जहां 100% गवर्नमेंट एजुकेशन है, वहां कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है। सिंगापुर एक ऐसा कंट्री जहां मोर देन 140 स्कूल बोर्ड्स हैं, हर कंट्री का स्कूल बोर्ड है, एंड सिंगापुर का अपना स्कूल बोर्ड है। जो सिंगापुर का नागरिक है वो सिंगापुर के स्कूल बोर्ड को उसको कंपलसरी वे में ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर सिंगापुर का नागरिक नहीं है या नहीं लेना चाहता तो अपने बच्चों को दूसरे बोर्ड में पढ़ा सकता है। एंड फिनलैंड कॉन्सेप्ट हम आपसे बताएंगे जहाँ प्योर वे में फिनलैंड की जो एजुकेशन है वो प्रोजेक्ट बेस्ड और इनोवेटिव और क्रिएटिव तरीके से बच्चों को करते हैं। तीनों कंट्री के एजुकेशन सेटअप को कंपेयर करके जब हमने इंडिया से चेक करने का प्रयास किया, एक अच्छी चीज बताऊं कि कंटेंट वाइज हम बेटर हैं, हमारी बुक्स बेटर हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स बेटर हैं, हमारा कंटेंट बेटर है, और हमारे यहाँ जो मेहनत होती है, मेहनत शायद ही कोई देश इतना कर रहा हो। तो एक क्षेत्र में हम बेस्ट हैं, लेकिन जो हमारी वे ऑफ टीचिंग है, जो हमारी डिलीवरी है, जो हमारी पेडागॉजी है, वो हमारी बेसिकली उसमें हम फेल कर रहे हैं। हमारा पढ़ाने का जो तरीका है वो रटाने वाला है। हमारा पढ़ाने का तरीका यह है कि टीचर पढ़ाता है और बच्चा सुनता है, अभी भी टीचर सेंट्रिक है। बाकी कंट्री जो बेस्ट कर रहे हैं वहां बच्चे डिस्कवरी मोड में रहते हैं, सेल्फ ओरिएंटेड रहते हैं, सेल्फ लर्निंग रहती है, बच्चे लर्निंग बाय डूइंग करते हैं। तो ये एक पैटर्न चेंज करने की जरूरत है। तो मैं अपने पूरे इस सेमिनार का कंक्लूड यही चीज से लेकर के करूंगा और आप सबसे करना चाहूंगा कि देखिए, आपके पास बुक्स, आपके पास कंटेंट, आपके पास बच्चे बहुत अच्छे हैं। बदलने की जरूरत किसे है? बदलने की जरूरत पेरेंट्स, टीचर्स और प्रिंसिपल्स को है। अपना माइंडसेट हम चेंज करें कि बच्चे
ये मैं एक दो, आप परमिट करेंगे तो 2 लाइन की पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। नरेश सक्सेना हिंदी के बहुत बड़े, नरेश, मेरी आवाज आ रही है सुनीता जी? हाँ बिल्कुल आ रही है, प्लीज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड योर पंक्तियां। हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं नरेश सक्सेना, उनकी 2 पंक्ति आपसे शेयर करूंगा। दीमकों को पढ़ना नहीं आता, वो पूरी किताब चाट जाती हैं। दीमकों को पढ़ना नहीं आता, वो पूरी किताब चाट जाती हैं। क्या हमारा एजुकेशन सेटअप सिर्फ किताबों को रटाने के लिए और 100 में 100 नंबर लेने के लिए? क्योंकि तो दीमक भी सारी किताबें चाट जाते हैं, लेकिन फिर भी वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो हमें अपने पैराडाइम को शिफ्ट कैसे करना है, इसकी जरूरत है। और मैं कंक्लूड यही कहूंगा आपसे कि पढ़ाने का तरीका बदलिए, पेडागॉजी बदलिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को लेके आइए, डिस्कवरी मेथड को लेके आइए। अब तो बच्चे घर में है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग शुरू करिए। हर टीचर अपने बच्चों से कनेक्ट हो और बोले कि हर चैप्टर में उसको 5 प्रोजेक्ट बनाने हैं या एक प्रोजेक्ट बनाना है। 12 चैप्टर्स है, क्यों ना हम उसमें 5 प्रोजेक्ट बनाएं। एक प्रोजेक्ट हो जो इंडिविजुअल एक चैप्टर पर हो, एक प्रोजेक्ट हो जिसमें ऑल 10 चैप्टर्स इंक्लूडेड हो, एक प्रोजेक्ट हो जिसमें बाकी सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड हो, एक प्रोजेक्ट ऐसा हो जिसमें सारे बच्चे जुड़ के करें, 5-5 बच्चों का ग्रुप बनाए। हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दें, इससे बच्चों की लर्निंग, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, डिस्कवरी वो सब डेवलप होगी। और जब ये होगा तो जो रिसर्च के लिए हम परेशान हो रहे हैं वो बच्चे हमारे रिसर्चर बन के निकलेंगे। इस दुनिया में जितने आविष्कार हो रहे हैं, कोई नोबेल प्राइज हमारे कंट्री के बच्चों को क्यों नहीं मिल रहा है? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हेल्थ में, बाकी जगहों पे हमारे बच्चे क्यों नहीं रिसर्च कर रहे हैं? हमारे टीचर क्यों नहीं रिसर्च कर रहे? कोविड आया है, हम वेट करें कोई दूसरा वैक्सीन बना करके लाएगा। रिसर्च एक ऐसी चीज है जो आपको एक लंबा जंप देती है, एक लॉन्ग जंप देती है रिसर्च। आप इमेजिन करिए कि किसी ने गूगल का आविष्कार किया, किसी ने फेसबुक का आविष्कार किया, किसी ने व्हाट्सएप का आविष्कार किया, किसी ने अमेजन का आविष्कार किया, किसी ने बल्ब का आविष्कार किया, किसी ने आपके लिए लाइट का, फैन का आविष्कार किया। एक व्यक्ति 10 वर्षों तक, 20 वर्षों तक मेहनत करता है, सर्च करता है, इन्वेंशन करता है और करोड़ों करोड़ों लोग उसका बेनिफिट लेते हैं। ये जरूरत हमारे क्लासरूम में है और उसके लिए सरकार की जरूरत नहीं है गांधी जी। आपका वही हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान का टीचर अपने क्लासरूम में इन बच्चों को पैदा करेगा। उसको पढ़ाना नहीं है, उसको सिर्फ प्लेटफॉर्म देना है, उसको उत्तर नहीं देना है, उसको सिर्फ क्वेश्चन पूछना है, उसको सिर्फ क्यूरियस बनाना है, उसको सिर्फ चार्ज करना है, उसको सिर्फ एनलाइटन करना है, उसको सिर्फ करंट देना है। ये कौन करेगा? आप करेंगे, आपके टीचर करेंगे, आपके प्रिंसिपल करेंगे। जिस दिन इस तरह की पेडागॉजी लेकर के आपके टीचर क्लासरूम में जाएंगे, आपके बच्चे इनको लेकर के आगे बढ़ेंगे और निकलेंगे। और एक अंतिम स्टोरी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। पिकासो बहुत बड़े चित्रकार थे, बहुत बड़े, और उनकी एक एक पेंटिंग करोड़ों रुपए में नीलाम होती थी, बिकती थी। पिकासो एक दिन किसी जगह पर खड़े थे, एक ओल्ड लेडी एक आती है और वो उनको पहचान जाती है। गरीब सी लड़की थी, एक लेडी थी। मेरी बात सुन रही है? मेरी आवाज आ रही है गांधी जी? बिल्कुल सर, पूरा सुनाई दे रहा है। पिकासो जो बहुत बड़े चित्रकार थे, कहीं एक किसी चौराहे पर खड़े थे, एक लेडी उनके पास आती है, बोलती का पिकासो है वही जो बहुत बड़े चित्रकार हैं? बोले हाँ मैं वही हूँ। बोलिए ये मेरे पास एक पेपर है, इस पे आप कुछ बना दीजिए। पिकासो कुछ मिनट में, 5 मिनट के आसपास पिकासो को लगता है और एक पेंटिंग बनाते हैं। और उस करते हुए पिकासो कहते हैं ये पेंटिंग की कीमत 30 लाख है। 30 लाख डॉलर या पाउंड मुझे नहीं याद है, इसकी कीमत 30 लाख डॉलर है। उसको भरोसा नहीं होता, वो चली जाती है। और जब लेडी जाती है और कुछ दिनों बाद वो किसी को दिखाती है तो लोग कहते हैं ये तो पिकासो ने बनाया है। बोलती कीमत के 30 लाख है। लेडी पागल हो जाती खुशी के मारे कि जिसके पास खाने को नहीं था उसके हाथ में उतने बड़े चित्रकार ने एक पेंटिंग दे दी जिसकी कीमत 30 लाख है। वो ढूंढती है पिकासो को,
वो ढूंढती है, भटकती, और अल्टीमेटली पिकासो उसको मिलते हैं और उनके पास जाती है और कहती है आपने जो पेंटिंग बना के दी थी, आपको मालूम है उसकी कीमत 30 लाख से? बोले हाँ, मैंने तो बताया था इसकी कीमत, कि मुझे भी सिखा दीजिए कि 5 मिनट में 30 लाख की पेंटिंग कैसे बनाई जाती है। पिकासो मालूम है क्या जवाब देते हैं? 5 मिनट में इस 30 लाख की पेंटिंग बनाने के लिए 30 वर्ष, 30 इयर्स पिकासो जैसा तुम्हें बनना पड़ेगा। आफ्टर 30 इयर्स 5 मिनट की पेंटिंग तुम बना सकोगी। यही मैं संदेश अपने टीचर्स को दूंगा कि अगर देश का भविष्य बनाना है, अगर बच्चे निकालने हैं, बच्चों की इनोवेटिव क्रिएटिव बनाना है, टॉप तक लेकर के जाना है, रोड लर्निंग से शिफ्ट करना है, कुछ नया कर गुजरना है, तो आपको इस मानसिकता से बढ़ना पड़ेगा। आपको 30 वर्ष नहीं, हो सकता है कि न जाने कितने वर्ष मेहनत करनी पड़े, और तब जाकर के आपके पास एक आर्किमिडीज, एडिसन या गांधी या एपीजे कलाम पैदा होंगे। Very fine, very fine. I mean, it's amazing what you've said today. We've covered a lot of ground, and you know, from a historical perspective to the present to the future of education, how to bring about a paradigm shift, and what does that paradigm shift mean? All the steps that are already being taken by the CBSE board in its own capacity to empower 23,000 schools and beyond to lead the future of education in a different direction. And I think these are very, very profound messages. And I think I like your concluding remarks about the change of mindset that is needed. And in that context, your schools as torch bearers, and the principals as torch bearers, as pedagogical leaders, bringing about that change, the necessary conditions to motivate teachers in a new direction. And then also, perhaps what you have also covered through this process is talking about how a school become a lighthouse of society, go to its original form, to its great status as it used to have in the time of the Gurukul, where the teachers were respected, where the teachers were worshipped because they were so very accomplished. 30 years of sadhana that Picasso did, a teacher has to do. We find कि teachers जो हैं 1 साल का learning को 20 साल पढ़ाती हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं उसमें यह है कि हर साल नई चीजें सीखें टीचर्स। सो 20 साल में 20 साल की रियल साधना हो और 30 साल में रियल साधना हो, जिससे वो निकलें तो उनका कंट्रीब्यूशन 30 लाख क्या बिलियंस ऑफ रुपीस वर्थ हो, क्योंकि बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। Thank you, sir, with your fantastic thoughts. I'm so grateful to you for the time you've given. It's indeed a pleasure to have you on this platform, because I know we are going to cover a lot more people to this platform than any physical meet, and this is a new technology working its best. So I'm really, really grateful for your time and for the opportunity to hear you and your fantastic new directions. Thank you, ma'am. Thank you. Dhanyawad, sir. Thank Namaskar. you. Thank you. Thank you. Namaskar. Thank you, sir. Thank you, ma'am.